चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। हम जो आज पेपर स्टार्ट कर रहे हैं वो है अक्टूबर नवंबर 2023। इट्स पेपर 4 वेरिएंट 2। ठीक है, अब ये पेपर हमारे पास जो है वो 2 आवर्स का पेपर है और काफ़ी लेंथी पेपर होता है। तो आपको थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा इसमें। जैसे इस पेपर में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 9 क्वेश्चंस हैं। सबकी लेंथ एक जितनी नहीं है, कुछ क्वेश्चन लेंथी है, कुछ क्वेश्चन के पार्ट्स कम होते हैं। तो well, अब वी हैव 2 आवर्स राइट नाउ। तो 2 आवर्स तो देखो, इसका सॉल्विंग पेपर टाइम है आपके पास। जो आप जब एग्जाम में बैठे हुए और अगर आप सिर्फ पेपर को सॉल्व कर रहे हो तो 2 आवर्स का वो पेपर है। लेकिन अभी जो है हम लोग इसको ऑब्वियसली क्वेश्चंस को समझेंगे, कुछ टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करेंगे। पहला पेपर है तो मैं ट्राई करूंगा कि हर टॉपिक के साथ थोड़ा थोड़ा चैप्टर का बैकग्राउंड नॉलेज को डिस्कस करते हुए चलें, ताकि आपको ये चीज रियलाइज हो। देखो, ईयरली पेपर करने से एक तो आपको फायदा क्या होता है, जो सबसे इमीडिएट आपको एडवांटेज होगा ईयरली पेपर करने से, वो ये आपको पता लगेगा कि कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, कौन से टॉपिक को आपको रिवाइज करना है और कौन सी चीजें आपको याद रखनी है, कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको रिकॉल करने हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर है, हम स्लो करेंगे उसको। और आई हाईली डाउट इट कि मुझे नहीं लगता 2 घंटे में हम लोग सारे क्वेश्चंस तो नहीं कर सकेंगे इसके। तो जो क्वेश्चंस रह जाएंगे, क्योंकि ये पहला पेपर है तो मैं थोड़ा स्लो लेके चलूंगा इसको। और जो क्वेश्चंस रह जाएंगे तो उसके लिए अब जो कमिंग हमारा सेशन होगा उसमें मेरा प्लान ये है कि जो हमारी क्लास है 2 आवर्स की, ये इनफ नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे। तो आप लोग मुझे बता देना अगर आप लोगों की इसके बाद अगर कोई क्लास है। अ, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद भी कोई क्लास होगी, लेकिन लेट से अगर आप लोगों की कोई और क्लास होती है इस क्लास के बाद, तो फिर हम लोग जो है ट्यूसडे थर्सडे वाले दिन या मंडे वेंसडे वाले दिन अगर आप 5 to 6 फ्री हो तो वहाँ पे वाले टाइमिंग्स भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ अ क्लास मैं सबसे पूछ लूंगा, तो मुझे आप बता देना। अगर आज क्लास है तो मुझे मंडे टिल थर्सडे में 5 to 6 वाला जो टाइमिंग है उसको बता देना। तो हम वाला टाइम भी यूज करेंगे, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर कि सारा पेपर 2 घंटे में अगर हम किसी क्वेश्चन की डेप्थ में चले गए तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। पहले पहले पेपर में टाइम लगेगा, फिर आप जब बाद में रियलाइज करोगे 3 4 पेपर्स करने के बाद, तो वो हम 2 घंटे में इजी कर देंगे। ठीक है। अच्छा जी, इंस्ट्रक्शंस आपको पेपर की पता है क्या होती हैं, आप ओ लेवल से देते आए हो, तो ये सारी चीजें डिस्कस करने का आप लोगों के साथ फायदा नहीं है सीनियर बच्चों। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है रिएक्शन काइनेटिक्स का। ठीक है, रिएक्शन काइनेटिक्स इटसेल्फ एक बहुत लंबा चैप्टर है जिसमें आपको ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन पता होने चाहिए, आपको ग्राफ्स पता होने चाहिए, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ पता होना चाहिए, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ग्राफ आपको पता होने चाहिए, आपको हाफ लाइफ के ग्राफ्स पता होने चाहिए। ठीक है, रेट इक्वेशन किस तरह से बनती है वो आपको पता होना चाहिए, स्लो स्टेप फास्ट स्टेप इससे क्या मतलब है, और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप जब क्वेश्चन करोगे तो आई वुड एडवाइस कि आप जो है अपने साथ साथ एक कॉपी जरूर रखना। अगर आपके पास ये प्रिंट आउट नहीं है पेपर का तो एक कॉपी जरूर रखना अपने साथ, क्वेश्चन नंबर लिख लो, आंसर्स लिख लो। और देखो बेटा, इस ईयरली का फायदा इस तरह से उठाना है आपने कि अभी हम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रिएक्शन काइनेटिक्स का है, आप इसमें कुछ चीजें रियलाइज करोगे कि आपके कुछ टॉपिक्स जो है वो वीक है। इसमें अगर कोई कॉन्सेप्ट वीक है तो आपने वो लिख लेना है अपने पास कि भाई मुझे इस कॉन्सेप्ट को पर्टिकुलरली जाके रिकॉल करना है। और बेस्ट ये होगा कि आप जो है वो इस तरह से डिवीजन करो कि जैसे अभी 3 4 टॉपिक्स के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, तो उन 3 to 4 टॉपिक्स को बिफोर नेक्स्ट क्लास आप रिवाइज कर लो, ताकि जब नेक्स्ट पेपर में उसका क्वेश्चन आए तो आपको फील हो कि हाँ, मुझे वो कॉन्सेप्ट जो पहले नहीं आते थे वो अब मुझे पक्के हो गए। तो अपने पास ये बात जरूर लिखना कि जो कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल करना है, जो आपका वीक है, वो आपने लिख लिया हो, ताकि आपको याद हो कि आपने इस क्लास के बाद खुद से क्या चीजें रिकॉल करनी है। ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेनॉन रिएक्ट्स विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। ओके, हमें एक इक्वेशन गिवन है जिसमें प्रोपेनॉन और आयोडीन रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना रहा है हमारे पास। रेट इक्वेशन साथ में गिवन है। रेट इक्वेशन बेसिकली उसमें हमारे पास सिर्फ वही रिएक्टेंट्स आते हैं जिनका ऑर्डर
ग्रेटर देन जीरो है, मतलब जो जीरो ऑर्डर रिएक्टेंट्स हैं वो रेट इक्वेशन में अपेयर नहीं होते, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर आता है। अब हमारे पास इस रेट इक्वेशन में दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स हैं और दोनों के रिस्पेक्ट से जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है, कुछ पावर में नहीं लिखा, इसका क्या मतलब है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंप्लीट टेबल 1.1 टू डिस्क्राइब द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोपेनॉन। अब ये ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोपेनॉन। तो रेट इक्वेशन में जो पावर है हमारे पास प्रोपेनॉन की वो 1 है, कुछ नहीं लिखा पावर में, मतलब 1 है, तो उसका क्या मतलब है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। H पॉजिटिव आइन हमारे पास देखो कैटलिस्ट के रिस्पेक्ट से भी ऑर्डर होता है, तो हमारे पास H पॉजिटिव आइन रेट इक्वेशन में हमें नजर आ रहा है और उसके रिस्पेक्ट से जो पावर है वो भी 1 है, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। आयोडीन भी एक रिएक्टेंट है हमारे पास जो कि रेट इक्वेशन में नहीं है, और जो रिएक्टेंट रेट इक्वेशन में नहीं दिख रहा है इसका मतलब है उसके ऑर्डर होगा जीरो, जब वो एनीथिंग टू द पावर जीरो बिकम्स 1, इसलिए वो रेट इक्वेशन में नजर नहीं आ रहा। तो आयोडीन के रिस्पेक्ट से जो हमारे पास ऑर्डर है वो जीरो ऑर्डर है। उसके बाद वो पूछ रहा है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, तो ओवरऑल ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, आप लोग ये ओवरऑल ऑर्डर भूल ही जाते हो कि क्या होता है। ओवरऑल ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, जितने भी रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट से जो ऑर्डर है रेट इक्वेशन में हम उनको सम कर देते हैं। अब हमारे पास प्रोपेनॉन के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है और H पॉजिटिव आयन के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या बनेगा इस इक्वेशन का, सेकेंड ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर जो है वो थर्ड ऑर्डर भी बन सकता है, फोर्थ ऑर्डर भी बन सकता है, बट किसी भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट से हमारे पास मैक्सिमम सेकंड ऑर्डर तक जा सकता है। जीरो ऑर्डर होगा फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर जो है वो थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है, फोर्थ ऑर्डर भी हो सकता है। सही है, कोई सवाल हो तो पूछ लेना, हैंड रेस कर लेना, चैट पे लिख देना। ट्राई कर रहे हैं जितना स्लो कर सकते हैं उतना स्लो करें, ना पहला पेपर है हमारे पास। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में हमें कह रहा है एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म यूजिंग अ लार्ज एक्सेस ऑफ प्रोपेनॉन एंड द लार्ज एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव आयन। देखो बेटा, कैटलिस्ट जो होता है H पॉजिटिव आयन जो है वो कैटलिस्ट है जो कि एसिड से आ रहा है। कैटलिस्ट की कंसेंट्रेशन भी रेट ऑफ अ रिएक्शन को अफेक्ट करती है, तो कैटलिस्ट के रिस्पेक्ट से भी हम लोग ऑर्डर पढ़ते हैं। अगर कैटलिस्ट के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है तो वो कैटलिस्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट ऑफ अ रिएक्शन डबल होगा, ठीक है। अगर सेकेंड ऑर्डर है तो कैटलिस्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करने से रेट ऑफ अ रिएक्शन आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। एनीवेज, अभी आगे कह रहा है कि इसमें हमने क्या किया है, प्रोपेनॉन के साथ H पॉजिटिव आयन डाला है। The initial concentration of iodine is 1 exponent minus 5 mole per decimeter cube. The initial rate of decrease in the iodine concentration is 2.27 mole per decimeter cube per second. तो आयोडीन की रिस्पेक्ट से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो गिवन है यहाँ पे। अब आपको ये बता रहा है कि जो आयोडीन की कंसेंट्रेशन जिस रेट से डिक्रीज करेगी वो रेट कितना है, 2.27 एक्सपोनेंट माइनस 7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब इन एवरी 1 सेकंड द कंसेंट्रेशन ऑफ आयोडीन विल डिक्रीज टू 2.27 एक्सपोनेंट माइनस 7 मोल पर decimeter cube, right? Use the axis to draw the graph of concentration of iodine against time for the first 10 seconds of the reaction. अब देखो, दिस क्वेश्चन इज फॉर 1 मार्क, ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है और आपको इसने ग्राफ बनाना है। अब पहले तो ये देखो कि आयोडीन के रिस्पेक्ट से क्या ऑर्डर है, आयोडीन के रिस्पेक्ट से जीरो ऑर्डर है। अब जीरो ऑर्डर का अगर मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम देखूं तो उसका शेप आपको याद होना चाहिए। देखो, अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट से हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी रिएक्टेंट है उसके रिस्पेक्ट से अगर हमारे पास जीरो ऑर्डर है तो उसका जो ग्राफ बनता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम वाला वो स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। दिस स्ट्रेट लाइन शोज के ये जीरो ऑर्डर है। बट अगर किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट से हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर होता तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास कर्व बनता है और सेकेंड ऑर्डर के लिए भी हमारे पास कर्व बनता है, बट वो कर्व जो होता है वो ज्यादा स्टीपर होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए भी कर्व बनता है। देखो, एक ग्राफ तो ये था, एक ग्राफ हमारे पास होता है जब हम रेट ऑफ अ रिएक्शन को स्टडी कर रहे होते हैं
किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन चेंज कर करके देख रहे होते हैं। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे रेट कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है और वाई एक्सिस पे रेट आता है उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन चेंज करने से जो रेट पे इफेक्ट आ रहा होता है वो देख रहे होते हैं। तो इनके शेप्स भी आपको याद रखने हैं। अभी क्वेश्चन में आपसे रेट वर्सेस कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाला ग्राफ नहीं पूछा हुआ है, आपसे पहला वाला ग्राफ पूछा हुआ है। लेकिन साथ में ये भी रिकॉल कर लो, जब रेट वर्सेस कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाला ग्राफ होता है तो जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, क्योंकि अगर किसी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट से जीरो ऑर्डर है, उसकी कंसेंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ अ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी आप रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन अगर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट रहेगा। तो जीरो ऑर्डर के लिए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। और अगर फर्स्ट ऑर्डर होता है किसी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट से तो रेट वर्सेस कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की एक स्ट्रेट लाइन बनती है, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर। और अगर सेकेंड ऑर्डर होता है तो उसके लिए एक कर्व बनता है। तो ये सारे ग्राफ आपको याद रखने हैं। टाइम टू टाइम ये रेट वर्सेस कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाले ग्राफ भी टच करे हुए होते हैं इसने, और कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम वाला ग्राफ भी टच किया हुआ होता है। अब आयोडीन के रिस्पेक्ट से हमें रेट इक्वेशन से पता लग गया कि आयोडीन के रिस्पेक्ट से हमारे पास जीरो ऑर्डर है। तो इसका जो हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ आयोडीन वाई एक्सिस पे आयोडीन की कंसेंट्रेशन है उसका वर्सेस टाइम ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। सही है। अब आपको ये याद होना चाहिए कि वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब इसने आपसे कहा हुआ है कि आपको ग्राफ बनाना है जिसमें आयोडीन की कंसेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है बाय द रेट ऑफ 2.27 एक्सपोनेंट -7। अब इस एक्सिस पे 0 से 10 सेकंड्स तक का टाइम दिया हुआ है। तो इनिशियली आयोडीन की कंसेंट्रेशन जो ली हुई है वो 1 एक्सपोनेंट -5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। तो 0 सेकंड पे जो पहला कोऑर्डिनेट बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? 1 एक्सपोनेंट -5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पे। आफ्टर 10 सेकेंड्स आयोडीन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होके कितनी हो जाएगी? भाई ये है हमारे पास जीरो ऑर्डर, और जीरो ऑर्डर में स्ट्रेट लाइन बनेगा और स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो अगर हर इन एवरी 1 सेकंड कंसेंट्रेशन में जो डिक्रीज आ रहा है वो 2.27 एक्सपोनेंट -7 आ रहा है, तो 10 सेकंड्स में कितना आएगा? तो आपको सिंपल ये करना है कि हमारे पास जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है वो है 1 एक्सपोनेंट -5, इसमें से माइनस कर दो 2.27 एक्सपोनेंट -7 डिग्रीज आएगा कंसेंट्रेशन में इन एवरी 1 सेकंड। तो 10 सेकंड्स में कितना डिग्रीज आएगा इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करो और इनिशियल कंसेंट्रेशन से माइनस कर दो। क्या बनेगी ये वैल्यू? 1 एक्सपोनेंट -5 माइनस 2.27 एक्सपोनेंट -7 इंटू 10। तो जो फाइनल कंसेंट्रेशन 10 सेकंड्स पे आपको मिलेगी वो आ रही है 7.73 एक्सपोनेंट -6। राइट। अच्छा, अब हमें जो है ना जो कंसेंट्रेशन गिवन है वो एक्सपोनेंट -5 में गिवन है। अगर मुझे इस वैल्यू को एक्सपोनेंट -5 में लिखना है तो मैं एक डेसिमल प्लेस और पीछे ले जाऊंगा ना, 0.0773 एक्सपोनेंट -5 लिख दो उसको। ठीक है, पीछे की तरफ ले जा रहे हैं ना, तो मैंने -6 की जगह का एक्सपोनेंट -5 लिखना है तो 0.773 लिख देंगे। यहाँ से मुझे ग्राफ पढ़ना आसान हो जाएगा। मुझे पता है कि 0.7 और 0.8 के बीच में 0.77 आएगा। अब वन स्मॉल बॉक्स जो है वो 0.2 डेसिमल प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 0.7 और 0.8 के बीच में 5 बॉक्सेस है। तो 0.77 कहाँ पे लाई करेगा? 0.72, 74, 76, 78। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आएगा 10 सेकंड बाद वो यहाँ पे कहीं आना चाहिए। जब स्ट्रेट लाइन बनानी है तो इन दो कोऑर्डिनेट को बस आपस में मिला दो, दैट्स इट। ठीक हो गया, आगे बढ़े। क्लियर है भाई सबको? अब ये स्ट्रेट लाइन मैंने कैसे डिसाइड की? क्योंकि आयोडीन के रिस्पेक्ट से जीरो ऑर्डर था। मुझे कैसे पता चला? मैंने रेट इक्वेशन देखी, रेट इक्वेशन में आयोडीन अपेयर नहीं हो रहा था। आयोडीन के रिस्पेक्ट से जीरो ऑर्डर हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है स्टेट वेदर इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन फ्रॉम योर ग्राफ। देखो, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आप रेट इक्वेशन से निकाल सकते हो। अब इस रेट इक्वेशन में हमारे पास प्रोपेनॉन के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है,
H पॉजिटिव आयन के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है और आयोडीन के रिस्पेक्ट से 0 ऑर्डर है, लेकिन रेट कांस्टेंट निकालने के लिए आपको दोनों रिएक्टेंट की किसी पॉइंट पे कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए और इसी पॉइंट पे रेट पता होना चाहिए। तो हमें अब आयोडीन की कंसंट्रेशन तो दी भी है, लेकिन आयोडीन की कंसंट्रेशन तो रेट इक्वेशन में है ही नहीं ना। तो हमें प्रोपेनॉन और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जब वो जब तक नहीं देगा और उन कंसंट्रेशन पे, उन पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे जब तक रेट की वैल्यू नहीं देगा, तो क्या मैं इस इक्वेशन से या रेट इक्वेशन से रेट कांस्टेंट निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। और एक्सप्लेन कैसे करोगे आंसर? एज concentrations of reactants in rate equation is not given. Clear है? Straightforward था. Part C में is saying the experiment is repeated at a different temperature. The initial concentration of H positive ion and iodine and propanone are all 0.2 mole per decimeter cube. The value of K at this temperature is 2.31 exponent minus 5 mole inverse dm cube second inverse. Calculate the initial rate of this reaction. अब आपके पास रेट इक्वेशन है, रेट इक्वेशन देखो ऊपर गिवन है, हमने बनाई नहीं है रेट इक्वेशन, उसने हमें ऑलरेडी दी हुई थी शुरू में। ठीक है, इस रेट इक्वेशन को यूज करना है सिंपल आपने, और रेट की वैल्यू निकालनी है। आयोडीन की कंसंट्रेशन की हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने गिवन है ऑलरेडी। लेकिन रेट इक्वेशन में हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं, एक तो के की वैल्यू गिवन है, प्रोपेनॉन की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, और H पॉजिटिव आयन की भी गिवन है। We just have to find the value of rate. Rate constant is 2.31 exponent minus 5. प्रोपेनॉन की इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.2, H पॉजिटिव आयन की भी 0.2 है। बस आपने यहाँ से रेट की वैल्यू निकाली। यूनिट आपके पास ऑलरेडी गिवन है रेट का यूनिट हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। रेट कांस्टेंट का यूनिट चेंज हो सकता है, लेकिन रेट का यूनिट हमेशा सेम रहेगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये वैल्यू आ रही है 9.24 एक्सपोनेंट माइनस 7। अभी इस क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है कि यू हैव टू गिव योर आंसर टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप 2 में भी दे सकते हो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उसने जो आंसर्स दिए हुए हैं वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दिया हुआ है। डाटा में जो डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो सारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो मैं भी अपना आंसर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दूंगा। ठीक है, अगर लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में तो आपको खुद डिसाइड करना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स देना है। लिखा हुआ होगा तो आपको वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। अच्छा जी, the experiment is repeated. Part D में he is saying the experiment is repeated using an excess of H positive ion. The new rate equation is shown. अच्छा, अब जब उसने कैटलिस्ट को एक्सेस में ले लिया है तो इस रिएक्शन की रेट इक्वेशन डिफरेंट हो गई है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ K1, अब इसका जो रेट कांस्टेंट है उसको उसने K1 का सिंबल दिया हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ। देखो हाफ लाइफ हमारे पास बेसिकली, अगर हम हाफ लाइफ निकालने जा रहे होते हैं तो हाफ लाइफ आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास वी हैव 3 टाइप्स ऑफ हाफ लाइफ। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टेंट की जो हाफ लाइफ होती है वो हमारे पास किस तरह से चेंज हो रही होती है, वो डिक्रीज होती है। सॉरी, जीरो ऑर्डर की डिक्रीज होती है, फर्स्ट ऑर्डर की कांस्टेंट रहती है, और सेकंड ऑर्डर की हमारे पास इंक्रीज हो रही होती है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो प्रोपेनॉन है उसके रिस्पेक्ट से अगर मैं हाफ लाइफ निकालने जाऊंगा तो प्रोपेनॉन के रिस्पेक्ट से देखो फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है, और फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है। फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ हम कैसे निकालते हैं? टी हाफ ln2 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट। अब ln2 की जगह पे इसकी वैल्यू भी याद कर सकते हो। ln2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो होती है 0.693। तो आप ये फॉर्मूला अगर आपने इस तरह से याद किया हुआ है 0.693 डिवाइडेड बाय के, लेकिन बेटा ये फॉर्मूला सबके लिए यूज नहीं होता। मतलब सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा जब आप हाफ लाइफ उस रिएक्टेंट की निकाल रहे हो जो कि जिसके रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं होता है। दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर
फर्स्ट ऑर्डर, राइट। तो एक बात तो ये ध्यान में रखना। अच्छा, अब अगर मैं आपसे प्रोपेनॉन के रिस्पेक्ट से इसकी हाफ लाइफ निकालने के लिए कह रहा हूं तो आपने कुछ भी नहीं करना, बस इस फॉर्मूला में आपने 0.693 को डिवाइड करना है रेट कांस्टेंट से। तो जरा बता सकते हो क्या वैल्यू आ रही है? 0.693। रेट कांस्टेंट आपको गिवन है 1.1 एक्सपोनेंट -3। हमारे पास हाफ लाइफ आ रही है 630 सेकेंड्स, राइट। ये फॉर्मूला आप सिर्फ उस रिएक्टेंट की हाफ लाइफ निकालने के लिए यूज कर सकते हो जिसके रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं होता है, उनके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है, उनको आपको ग्राफ से निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ उसलिए यूज होता है जब आपके पास हाफ लाइफ कांस्टेंट रहती है, और हाफ लाइफ कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर में रहती है। जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ डिक्रीज होता है, फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ उन रिएक्टेंट्स का कांस्टेंट रहता है, और सेकंड ऑर्डर में हाफ लाइफ इंक्रीज होता है। The half life क्या है? It is a time taken for the concentration of reactant to fall half to its original value. अब पार्ट 2 में आपसे कह रहा है यूज द आंसर टू 1 टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ concentration of propanone. अब ये ब्रैकेट्स का मतलब है कि he is talking about concentration of propanone against time for this reaction. The initial value of propanone on your graph should be 0.2 mole per decimeter cube. The final value of propanone on your graph should be 0.025 mole per decimeter cube. उसामा, अगर रिएक्टेंट जीरो ऑर्डर या आपका सेकेंड ऑर्डर है तो उसकी हाफ लाइफ जो है वो इस तरह से नहीं निकलवा सकता रेट कांस्टेंट देके, फिर वो ग्राफ से जरूर निकलवा सकता है। जो आपने टॉपिकल में क्वेश्चंस किए थे, हम ग्राफ बनाते हैं और उससे हाफ लाइफ निकालते हैं, तो हम वो वाला काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर अगर नहीं होगा तो फिर फॉर्मूला से हाफ लाइफ नहीं निकाल सकते, फिर ग्राफ से निकलेगी। क्लियर है? अच्छा जी, अब प्रोपेनॉन के रिस्पेक्ट से हमें ग्राफ बनाना है। देखो आपको अगर हाफ लाइफ के, चलो जो ग्राफ्स है ना वो जरा रिकॉल कर लेते हैं। देखो हमारे पास एक, हमने तीन तरह के ग्राफ्स पढ़े हुए होते हैं। किसी एक मतलब एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट से तो एक वक्त में एक ही ऑर्डर होगा ना। तो बाय एक्सिस पे हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं। अब वो रिएक्टेंट जो है हमारे पास, लेट से यहाँ पे प्रोपेनॉन है, तो अगर प्रोपेनॉन के रिस्पेक्ट से जीरो ऑर्डर होता तो उसका हाफ लाइफ का ग्राफ जो है वो इस तरह से बनता है। और इसमें जो हमारे पास हाफ लाइफ की वैल्यूज होती हैं वो इंक्रीज हो रही होती है। मतलब अगर मैं हाफ, अप्रोक्सीमेटली हाफ करूंगा, चलो एक मिनट रुको। देखो अगर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ होगी तो दिस इज फर्स्ट हाफ लाइफ। सेकेंड हाफ लाइफ जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास छोटी आएगी। जो सेकेंड हाफ लाइफ है it should be smaller than first half life if it is zero order. बट फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और फर्स्ट ऑर्डर का जो ग्राफ होता है हाफ लाइफ का वो स्लाइटली कर्व बनता है, लाइक दिस। और सेकेंड ऑर्डर का भी कर्व होता है, वो थोड़ा सा ज्यादा स्टीप कर्व बनेगा। फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास जो हाफ लाइफ की वैल्यूज हैं, फर्स्ट हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू सेकेंड हाफ लाइफ। और जिन रिएक्टेंट का सेकेंड ऑर्डर होता है तो उनकी जो हाफ लाइफ है वो इंक्रीज होती है। मतलब पहले जो कंसंट्रेशन हाफ होने में टाइम लगा है वो छोटा होता है, उसके बाद जो दोबारा कंसंट्रेशन हाफ होने में टाइम लगता है वो बड़ा होता है।
फर्स्ट हाफ लाइफ इज स्मॉलर देन सेकेंड हाफ लाइफ। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे हमें जो ग्राफ बनाने के लिए दिया हुआ है वो प्रोपेनॉन के रिस्पेक्ट से बनाने के लिए दिया हुआ है। प्रोपेनॉन का ऊपर ऑलरेडी डिसाइड हुआ है कि हमारे पास प्रोपेनॉन के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है, तो मुझे ये तो पता है कब बनेगा। उसने देखो मुझे ये एक्स एक्सिस पे स्केल सेट करके नहीं दिया है। मुझे ये भी पता है कि प्रोपेनॉन के रिस्पेक्ट से जो हाफ लाइफ है वो 630 है। अब मुझे स्केल को ऐसे सेट करना है कि एटलीस्ट जो है वो 3 हाफ लाइफ आ जाए। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि आपने इनिशियल वैल्यू 0.2 बनानी है, उसके बाद जो सेकंड कंसेंट्रेशन 0.2 का हाफ करोगे तो वो 0.1 आ जाएगी, राइट। और उसके बाद एक और बार हाफ करोगे तो 0.05 आएगा, और फिर 0.025 आएगा। तो फर्स्ट हाफ लाइफ पे 0.01 आएगा, सेकंड हाफ लाइफ पे 0.05 हो जाएगी कंसेंट्रेशन, ठीक है, और थर्ड हाफ लाइफ पे 0.025 कंसेंट्रेशन हो जाएगी। तो मुझे उसको हाफ एटलीस्ट इतनी बार करना है कि मेरे पास कंसेंट्रेशन जो है वो 0.025 तक पहुंच जाए। इसका मतलब है 3 हाफ लाइफ तक जाना पड़ेगा। अब 3 हाफ लाइफ तक जब अगर आप जाओगे तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा इसकी 3 हाफ लाइफ पास होने में, क्योंकि हाफ लाइफ कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर with respect to propanone, it means half life is constant। अब फर्स्ट हाफ लाइफ में लगेंगे 630 सेकेंड, सेकेंड हाफ लाइफ में लगेंगे अनदर 630 सेकेंड, और थर्ड हाफ लाइफ में लगेंगे अनदर 630 सेकेंड। तो टोटल अगर टाइम देखा जाए तो कितने टाइम तक आपको इस ग्राफ को कंटिन्यू करना है, इन तीनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 1890 सेकेंड। चलो 2000 सेकेंड्स तक आपको इस ग्राफ को प्लॉट करना है, तो आपने एक्स एक्सिस को इस तरह से सेट करना है कि 2000 तक आए। और जो आप लोग बचपन से रूल पढ़ते आए हो कि आपके पास ग्राफ ऐसा बनाओ कि मोर देन हाफ ऑफ अ ग्रिड कवर हो, तो अब इसको इस तरह से सेट करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने 1000 फर्स्ट 10 बॉक्सेस जो है वो 1000 कर दिया, सेकंड 10 बॉक्स 2000 कर दिया, तो ये तो ग्राफ जो है वो लेस देन हाफ ऑफ अ ग्रिड पे ही आ जाएगा। अब एग्जैक्टली ये भी नहीं कह रहे कि पूरा का पूरा ग्राफ आप ऑक्यूपाई करो। इसमें बेस्ट वे यही होगा कि हम जो बिग बॉक्स है उसको 500 की वैल्यू दे दें, नेक्स्ट जो हो जाएगा वो 1000 हो जाएगा, उसका जो नेक्स्ट हो जाएगा वो 1500, देन 2000, राइट, एंड देन 2500, राइट। ऐसे मैंने उल्टा लिख दिया था, उसमें हाफ लाइफ पहले, सेकंड हाफ लाइफ पहले लिख दी थी, इसलिए स्मॉलर लिखा है। अच्छा जी, अब आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है इसमें ग्राफ में। अब आपको पता है कि 0.2 से जब फर्स्ट हाफ कंसंट्रेशन होगी 0.1 पे, तो कितने टाइम पे हो जाएगी? 630 सेकेंड पे। अब 630 सेकेंड जो है वो कितने बॉक्सेस बाद आएगा भाई? जो स्मॉल 10 स्मॉल बॉक्सेस जो है वो हमारे पास 500 सेकेंड्स के हमने लिए हुए। तो 1 स्मॉल बॉक्स जो होगा वो कितने का होगा वो भी निकाल सकते हो, या आप डायरेक्टली सिर्फ ये निकाल लो ना कि 10 स्मॉल बॉक्सेस जो है हमारे पास 500 के हैं। तो मुझे टाइम 630 सेकेंड्स हाफ लाइफ है पहली वाली, तो 630 सेकेंड्स अगर मैं लूंगा तो हमारे पास कितने बॉक्सेस आएंगे? ये हो जाएगा 10 × 630 डिवाइडेड बाय 500, ये 12.6 बॉक्सेस आ रहे हैं। आप 12.5 बॉक्सेस ले लो, तो 12.6 बॉक्सेस तो आप बना नहीं सकते हो। तो हमारे पास जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा वो 12.5 बॉक्सेस के बाद यहाँ पे कहीं ले लेते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आ गया, जहाँ पे हमारे पास ये जो टाइम है ये कितना हो गया है? 630 सेकेंड। अब जो फर्दर 630 सेकेंड बाद हमारे पास कंसेंट्रेशन 0.1 से कितनी हो जाएगी? 0.05। तो आप 630 फर्दर 630 सेकेंड्स कब होंगे? जब फर्दर 12.5 बॉक्सेस हो जाएंगे, तो आगे 12.5 बॉक्सेस और काउंट कर लो। ठीक है, अब किस तरह से काउंट करोगे ये तुम्हारी बस थोड़ी सी मैथ्स है, ये कर लोगे, आई होप इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो 2.5 बॉक्सेस तो यहाँ पे हो जाएंगे, 5 बॉक्सेस ही हो जाएंगे।
तो 5 + 5 10, और 10 + 2.5 तो 12.5 यहाँ पे आ जाएगा कहीं हमारे पास। 1000 से 5 बॉक्सेस आगे ले लो, एक कोऑर्डिनेट हमारे पास ये हो जाएगा। उसके बाद फर्दर 630 सेकेंड जाना है तो फर्दर 12.5 बॉक्सेस चले जाओ। 5 10 और वो 0.25 पे कंसंट्रेशन आ जाएगी, तो एक कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसको आपको पता है कि फर्स्ट हाफ लाइफ के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर्व बनता है। दैट्स सही है, हाँ। अनजस्टिफाइड है, 1 मार्क्स के लिए इतनी वर्किंग करना, लेकिन थोड़ी सी आपको ये ग्राफिंग थोड़ी सी फास्ट करनी पड़ेगी। कैलकुलेटर साथ होना चाहिए ऑफ कोर्स इसके लिए। जी आजमीर, आप हर बॉक्स को 210 की वैल्यू भी दे सकते हो, तो उससे थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जो ग्राफ्स आप बचपन से पढ़ते आए हो, तो वहां पे जो ग्राफ्स की नॉलेज है वो आपको लगानी पड़ेगी, जो लेवल से आप ग्राफ बनाते आए हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये 1 मार्क का है। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा फंस जाओ तो भाई आगे बढ़ जाना, 1 मार्क के लिए बहुत ज्यादा टाइम किल मत कर देना इसमें, मार्क जरूर देख लेना पहले। चले आगे बढ़े। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में ये कह रहा है, अ 4 स्टेप मैकेनिज्म इज सजेस्टेड फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। प्रोपेनॉन आयोडीन रिएक्ट कर रहा है और कुछ प्रोडक्ट बना हुआ है हमारे पास, रेट इक्वेशन गिवन है। ठीक है, एक इसका रिएक्शन मैकेनिज्म प्रपोज किया हुआ है उन्होंने बेसिकली। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। स्टेप 3 जो है वो मिसिंग है बीच में से, और आपसे कह रहा है राइट एन इक्वेशन फॉर स्टेप 3। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। आपने देखो करना क्या है कि जितने भी स्टेप्स है ना, उन सब में रिएक्टेंट सारे के सारे इन्वॉल्व होने चाहिए। मतलब हर स्टेप में सारे रिएक्टेंट नहीं होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर मैं इन सारे स्टेप्स को ऐड करूंगा, इनकी लेफ्ट साइड ऐड करूं और इनकी राइट साइड ऐड करूं, तो मेन इक्वेशन बननी चाहिए। अब स्टेप 1 में मुझे प्रोपेनॉन तो दिख रहा है, H पॉजिटिव आइन भी दिख रहा है। स्टेप 2 में जो स्टेप 1 का प्रोडक्ट होगा वो ऑब्वियसली स्टेप 2 का रिएक्टेंट होगा, ये बात फिक्स होती है। इसी तरह जो स्टेप 2 का प्रोडक्ट होगा वो स्टेप 3 का रिएक्टेंट होगा। मतलब जो स्टेप 2 का प्रोडक्ट है वो CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, तो ये स्टेप 3 का रिएक्टेंट तो होगा हर हाल में। अच्छा, अब अगर इन सारे स्टेप्स को मैं देखूं तो रिएक्टेंट साइड पे मुझे कहीं भी आयोडीन नहीं दिख रहा है, जो कि वन ऑफ द रिएक्टेंट्स है ना। तो मुझे स्टेप 3 में फिर आयोडीन डालना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी स्टेप में आयोडीन नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि मैं जो स्टेप 3 है इसमें एक रिएक्टेंट आयोडीन डाल सकता हूँ, और स्टेप 2 के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे स्टेप 3 में दिखाना ही है। देखो, H पॉजिटिव आइन जो है वो हमारे पास इनिशियल रिएक्टेंट नहीं है, वो प्रोडक्ट साइड पर है। ये वाला जो H पॉजिटिव आइन है ये प्रोडक्ट साइड पर है। ठीक है, तो H पॉजिटिव आइन बन गया है यहाँ पे, जो कि प्रोडक्ट में मिलना है आपको। तो H पॉजिटिव आइन को अगर आप कहो कि भाई स्टेप 2 का प्रोडक्ट H पॉजिटिव आइन भी है, तो मैं उसको भी रिएक्ट करवा दूं, तो रिएक्ट करवाओगे तो फिर वो खत्म हो जाएगा। तो आपने वो प्रोडक्ट में बन गया है तो उसको बने रहने दो। फाइनल प्रोडक्ट में जो स्टेप 2 का जो प्रोडक्ट बना हुआ है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना हुआ है, वो फाइनल मिक्सचर में नहीं है। फाइनल मिक्सचर में देखो ये वाली चीज है जो कि उसने स्टेप 4 में बनाई भी है। तो हमारे पास ये जो स्टेप 2 का जो प्रोडक्ट है वो एक बेसिकली इंटरमीडिएट है, जिसने फाइनल मिक्सचर में नहीं दिखना है। तो आपने स्टेप 3 में उसको दोबारा से रिएक्ट करवा देना है। और आयोडीन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो सारे के सारे रिएक्टेंट्स हैं वो किसी ना किसी स्टेप में आना जरूरी है उनका, तो आयोडीन उन्होंने किसी भी स्टेप में नहीं लिया हुआ था। प्रोडक्ट साइड पे क्या लिखोगे भाई, देखो स्टेप 4 का जो रिएक्टेंट है वो कहाँ से आया है, स्टेप 3 का प्रोडक्ट है। तो स्टेप 3 में हमारे पास स्टेप 4 का रिएक्टेंट बना होगा, जो कि CH3, उस पर C पॉजिटिव, OH, CH2 इसी तरह से करना होता है हमें। मतलब इसमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगानी है, ये यहाँ से बस पजलिंग करनी है इन सारे स्टेप्स को देख के। तो स्टेप 4 का जो रिएक्टेंट है वो ऑब्वियसली स्टेप 3 का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि वो स्टेप 4 में अगर आ रहा है तो वो स्टेप 3 में बना है, तभी तो आ रहा है ना। क्लियर है, समझ आई बात।
अच्छा, फाइनल प्रोडक्ट में H पॉजिटिव आइन है जो कि मुझे स्टेप 2 में भी दिख रहा है, स्टेप 4 में भी दिख रहा है, राइट। फाइनल प्रोडक्ट में ये वाली चीज है प्रोपेनॉन वाली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि मुझे स्टेप 4 में नजर आ रहा है। लेकिन आई नेगेटिव आइन तो किसी स्टेप में उसने बनाया हुआ नहीं है, वो भी तो आना है ना फाइनल प्रोडक्ट में, तो किसी ना किसी स्टेप में उसको प्रोड्यूस्ड होना है। तो अगर उसने स्टेप 1, 2 और 4 में ये नहीं बनाया हुआ है तो उसका मतलब है वो स्टेप 3 में बना होगा। स्टेप 3 का जो दूसरा प्रोडक्ट है वो आई नेगेटिव आइन होगा। आयोडाइड आइन होगा, यस। ठीक है भाई। तो ये आपने इस तरह से ही स्टेप्स को देख के निकालनी है चीज को। अच्छा, आगे कह रहे हैं सजेस्ट द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म, एक्सप्लेन योर आंसर। अब स्लोवेस्ट स्टेप हमारे पास बेसिकली वो स्टेप होता है जिसमें जितने भी रिएक्टेंट रेट इक्वेशन में है वो इन्वॉल्व हो। ठीक है, स्लो स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप वो स्टेप होता है जिसमें वो रिएक्टेंट जो कि रेट इक्वेशन में इन्वॉल्व है वो स्लो स्टेप में भी होने चाहिए। तो हमारे पास ऐसा कौन सा स्टेप है जिसके अंदर हमारे पास ये दोनों रिएक्टेंट जो रेट इक्वेशन में है वो दोनों दिख रहे हैं? तो वो स्टेप 1 में दिख रहे हैं, प्रोपेनॉन भी है और H पॉजिटिव आइन भी है। तो स्टेप 1 इज द स्लोवेस्ट स्टेप, और इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे? एज both the reactants of step 1 are present in rate equation। रेट इक्वेशन को हम लोग रेट लॉ भी कहते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़े। क्वेश्चन तो नहीं है किसी का यहाँ तक? नेक्स्ट ही सेइंग आइडेंटिफाई वन कॉन्जुगेट एसिड, वन कॉन्जुगेट एसिड एंड वन कॉन्जुगेट बेस पेयर इन द मैकेनिज्म। अब कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? एसिड वो होता है जो कि प्रोटॉन डोनेट करे, और बेस वो होता है जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। तो आपने इसी रिएक्शन इक्वेशन में से अब आपने ये आइडेंटिफाई करना है पेयर में। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्टेप 1 को देखते हैं, तो स्टेप 1 में राइट साइड पे कॉन्जुगेट बेस पेयर नहीं है। स्टेप 2 में, हाँ, स्टेप 2 में हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये H पॉजिटिव आइन दे रहा है ना प्रोडक्ट साइड पे, तो इसका क्या मतलब है कि ये एज एसिड काम कर रहा होगा बिकॉज इट इज डोनेटिंग अ प्रोटॉन, तो इसको मैं एज अ कॉन्जुगेट एसिड पेयर ले सकता हूँ। इसका कॉन्जुगेट बेस पेयर क्या होगा? जो कि H पॉजिटिव आइन वापस एक्सेप्ट कर सकता हो। ठीक है, जो प्रोडक्ट साइड पे जब इसने H पॉजिटिव आइन लूज करा है, तो लूज करने के बाद जो चीज बनती है वो उसका कॉन्जुगेट बेस पेयर हो जाता है, राइट। और भी है इस इक्वेशन, और भी हमें दिख जाएंगे। जैसे स्टेप 4 में अगर हम देखें तो स्टेप 4 में जो रिएक्टेंट है वो कॉन्जुगेट एसिड ले सकते हैं, और जो उसका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसको हम कॉन्जुगेट बेस ले सकते हैं। तो आप एक से ज्यादा है इसमें पॉसिबिलिटीज आप लिख सकते हो उसमें। ठीक है भाई, आगे बढ़े। आयशा, वो जो आप बात कर रहे हो ना वो डिफरेंट क्वेश्चन है। उसमें अगर वो कह रहे हैं ना कि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू द रिस्पेक्टिव ऑर्डर, तो उसमें आप बेसिकली जब स्टेप्स आपके पास गिवन होते, अगर रेट इक्वेशन गिवन नहीं होगी उस इक्वेशन में, उस क्वेश्चन में रेट इक्वेशन गिवन नहीं होगी, तो जब रेट इक्वेशन गिवन नहीं होता तो फिर आप जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप किस तरह से निकालते हो या ऑर्डर किस तरह से निकालते हो? आप बेसिकली जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो काउंट कर रहे होते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया है, याद है मुझे। मैं किसी एक ईयर, वो भी रिसेंट ईयर का ही क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो पेपर बता देना, हम लोग वाला पेपर भी कर लेंगे, या वो पर्टिकुलर क्वेश्चन ही कर लेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग बेंजोइक एसिड इज अ वीक एसिड। वीक एसिड आपको पता है जो कि पार्शियली आयनाइज होते हैं। The Ka of benzoic acid is 6.31 exponent minus 5. Ka is the acid dissociation constant, right?
A 1 decimeter cube of buffer solution is made at 298 Kelvin, containing 1 gram of benzoic acid and a slightly greater mass of benzoate. अगर आपको याद हो तो बफर हमने दो तरह के बनाए थे. एक एसिडिक बफर होता है जो कि वीक एसिड और उसके सॉल्ट सोल्यूशन से बनता है, और एक अल्कलाइन बफर होता है जो कि वीक बेस और उसके सॉल्ट सोल्यूशन से बनता है. जब मैं किसी वीक एसिड को पानी में डालूंगा तो इट विल आयोनाइज टू गिव H पॉजिटिव आयन एंड इट्स रिस्पेक्टिव एनाइन, लेकिन वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा. तो उसके साथ हम लोग नेगेटिव आयन की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसका सॉल्ट ऑफ वीक एसिड डाल देते हैं, जो यहाँ पे सोडियम बेंजोएट लिया हुआ है. जो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है वो कंप्लीटली आयोनाइज होगा टू गिव बेंजोएट आयन एंड सोडियम आयन. अब ये दोनों मिलके हमारे पास बफर सोल्यूशन बनाते हैं, राइट. तो सबसे पहले तो आपसे डेफिनेशन ऑफ बफर सोल्यूशन पूछ रहे हैं. तो बफर सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? सोल्यूशन दैट रेजिस्ट द चेंजेस इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कली आर एडेड टू इट. A solution that resists the changes in pH when small amounts of acid or alkali are added to it. ठीक है, ये जो स्मॉल अमाउंट है ये लिखना जरूरी है. ठीक है, resist the changes in pH ये वाला वर्ड, and the small amount of acid or alkali. कहते हैं solution that resists the small changes in pH. Small changes in pH नहीं लिखना होता. That resists the changes in pH when small amount of acid or alkali are added to it. अच्छा जी, आगे कह रहे हैं write the equations to show how this solution act as a buffer solution when named substances are added to it. अब इस सोल्यूशन में अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहा हूँ, पहले उसने क्या किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है और फिर दूसरे पार्ट में उसने एसिड डाला है. भाई दोनों को डालने से बफर का जो पीएच है वो रेजिस्ट करना चाहिए. तो बफर कैसे केटर करेगा? हमने जो मोस्टली इक्वेशंस पढ़ी हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन वाली या H पॉजिटिव आयन वाली पढ़ी होती है. यहाँ पे उसने पूरा कंपाउंड दे दिया है. अगर आप ये रिकॉल करो तो हमने ना हाइड्रोक्साइड आयन और H पॉजिटिव आयन वाली इक्वेशन पढ़ी थी. अगर मैं पहले वाली इक्वेशन लिखूं तो आपको आसानी से याद आ जाएगा. OH नेगेटिव आयन के साथ क्या चीज रिएक्ट होगी? भाई OH नेगेटिव आयन के साथ H पॉजिटिव आयन रिएक्ट होगा टू वाटर. लेकिन अगर मैं पूरी इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं लिख रहा, अगर मैं H पॉजिटिव आयन की जगह मैं एसिड लिखूंगा, क्योंकि एसिड से H पॉजिटिव आयन आएगा ना, और हाइड्रोक्साइड आयन हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया है. तो हमारे पास साथ में वाटर के साथ क्या बनेगा? एसिड और अल्कली रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं. बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये इक्वेशन. तो किस तरह से लेंगे? एसिड हमारे पास एब्रोइक एसिड है, उसका फॉर्मूला गिवन है C6H5COOH. उसको रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. तो प्रोडक्ट में न्यूट्रलाइजेशन होगी, प्रोडक्ट में सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा. सॉल्ट का क्या फॉर्मूला होगा? अब जो बेंजोइक एसिड से जो नेगेटिव आयन निकलेगा वो बेंजोएट आयन निकलेगा C6H5COO नेगेटिव. जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन है वही निकलेगा ना, आयनाइज होगा. और इसके साथ क्या लग जाएगा? सोडियम आयन लग जाएगा, तो सॉल्ट बन जाएगा सोडियम बेंजोएट. तो अगर आप अल्कली डालोगे तो इस तरह से केटर करेगा इसको. लेकिन अगर आप एसिड डालो लाइक नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड को किस तरह से, नाइट्रिक एसिड को कौन सी चीज केटर करेगी? देखो, नाइट्रिक एसिड को केटर करेगा जो एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस. और जब भी आप बफर बनाते हो तो वो बनाते हो वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट सोल्यूशन. तो जो वीक एसिड का सॉल्ट होता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है. तो जो सॉल्ट है वीक एसिड का वो क्या है? उसका कॉन्जुगेट बेस. और वो सॉल्ट बेंजोइक एसिड का जो सॉल्ट है वो क्या है? सोडियम बेंजोएट. अगर आपको पूरी इक्वेशन लिखनी है तो आप सिर्फ बेंजोएट आयन नहीं लिखोगे बल्कि उसका पूरा सॉल्ट का फॉर्मूला लिखोगे ना, C6H5COO और सोडियम आयन. इसको जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो देखो जो सोडियम बेंजोएट सॉल्ट है उसने एज अ बेस काम करना है और नाइट्रिक एसिड ने एज अ एसिड काम करना है ऑफ कोर्स. तो हमारे पास क्या होगा? इस नाइट्रिक एसिड में से जो H पॉजिटिव आयन निकलेंगे वो बेस एक्सेप्ट करेगा. बेस का काम क्या है? टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन. तो ये जो C6H5COO है ये H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा तो ये एसिड बन जाएगा. देखो ना, H
जब एसिड से निकल के बेस के पास आएगा तो C6H5COO नेगेटिव आइन जो है वो H पॉजिटिव आइन को एक्सेप्ट करके वापस बेंजोइक एसिड बना लेगा। और जो सोडियम आइन है ये फिर कहाँ जाएगा भाई, नाइट्रिक एसिड से निकला है नाइट्रेट आइन, और सोडियम बेंजोएट से सोडियम आइन, तो सोडियम नाइट्रेट एक सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। आई होप सॉल्ट का फॉर्मूला बना सकते हो, राइट। आगे बढ़े। अच्छा जी आगे। हाँ देखो ये वाली जो कैलकुलेशंस है ना ये मुश्किल होती हैं। बफर की कैलकुलेशन हमेशा से मुश्किल आती है क्वेश्चन में। आपको बहुत अच्छे से बफर का आइडिया होना चाहिए कि हमने जब बफर का पीएच निकाला था तो पीएच ऑफ अ बफर निकालने के लिए आपको दो इक्वेशंस कंसीडर करनी पड़ती हैं। वीक एसिड की आयोनाइजेशन जो कि बेंजोइक एसिड है, उसको जब आपने पानी में डाला है तो ये बना है C6H5COO नेगेटिव आइन एंड H पॉजिटिव आइन। और उसका जो सॉल्ट है सोडियम बेंजोएट, उसको जब आपने पानी में डाला है तो ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा। अब ये दोनों एक साथ मैंने मिक्स किए हुए हैं। देखो अगर मैं आपसे सिर्फ कहूं कि एसिड की इक्वेशन का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की एक्सप्रेशन बनाओ तो आप कैसे बनाते हो, Ka प्रोडक्ट साइड पे आपके पास जो आइंस हैं वो है C6H5COO नेगेटिव आइन एंड H पॉजिटिव आइन, और रिएक्टेंट साइड पे जो आपके पास है वो कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड आएगा। तो ये तो फॉर्मूला एक्सप्रेशन बनती है के की जब एसिड अकेला हो, वीक एसिड अकेला हो। लेकिन यहाँ पे वीक एसिड अकेला नहीं है। मतलब अगर मैं आपसे इसमें कंसेंट्रेशन पूछूं तो आप कहोगे जो कंसेंट्रेशन H पॉजिटिव आइन की है वही कंसेंट्रेशन जो है हमारे पास इसके एनाइन की भी होगी, जो एसिड से एनाइन आ रहा है C6H5COO नेगेटिव आइन, बेंजोइट आइन, राइट। आवाज आ रही है। अच्छा जी, लेकिन अगर आपसे देखो एसिड जो है वो इनकम्प्लीटली आयोनाइज होगा। एसिड की जो भी इनिशियल कंसेंट्रेशन है उसमें से जो उसका एनाइन निकला है वो एक्स मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और H पॉजिटिव आइन एक्स मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। लेकिन एनाइन जो है वो दो जगह से आ रहा है। देखो वो एनाइन जो है वो सॉल्ट से भी आ रहा है। तो जो सॉल्ट की इनिशियल कंसेंट्रेशन है वो भी सारी की सारी आयनाइज करके एनाइन बनाएगी। तो जब आप के बनाते हो बफर का तो उसमें आप सिर्फ एनाइन की कंसेंट्रेशन जो है ना वो दो जगह से आ रही होती है, वो सिर्फ एसिड से नहीं आती है। तो जब आप बफर की एक्सप्रेशन बनाते हो तो उसमें कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइन की वैल्यू आपने जो भी रखी, लेट्स से आपने H पॉजिटिव आइन की कंसेंट्रेशन अगर x रखी है तो उसके एनाइन की कंसेंट्रेशन आप x नहीं रख सकते हो क्योंकि वो कंसेंट्रेशन x से ज्यादा है, क्योंकि वो सॉल्ट से भी तो आ रही है। और सॉल्ट की जो भी कंसेंट्रेशन होती है इनिशियल कंसेंट्रेशन वो सारी की सारी आयोनाइज हो जाती है टू गिव द कंसेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आइन जो कि कॉन्जुगेट बेस होता है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्लस एक्स रखते हैं। और एसिड की जो कंसेंट्रेशन होती है वो बेसिकली इक्विलिब्रियम पे तो माइनस एक्स होनी चाहिए, लेकिन हमने क्या डिसाइड किया था कि जो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड होती है हम वही रखेंगे, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू है ये इतनी स्मॉल होती है कि इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हम बेसिकली इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट into concentration of H positive ion divided by initial concentration of acid रख रहे होते हैं इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो बफर की एक्सप्रेशन में इस तरह से बनता है। लेकिन अगर मैं आपसे सिर्फ कहूँ ना कि वीक सॉल्ट सिर्फ अकेला है, उसको आपने अगर उसकी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं था। उसने आपने वीक एसिड का अगर के दिया हुआ है आपको एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट, तो जो कंसेंट्रेशन H पॉजिटिव आइन की है वही कंसेंट्रेशन उसके नेगेटिव आइन की भी होगी। कंसेंट्रेशन आप डायरेक्ट ले लेते हो तो इसमें आप दोनों की जगह एक्स और एक्स पुट कर सकते हो जो कि सॉल्व करना आसान होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बफर की बात चल रही है। अब जरा क्वेश्चन पढ़ो, ये तो मैं रिकॉल करवा रहा था कि बस ये क्या थी। आई होप ये सारी चीजें याद है क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम है आयनिक इक्विलिब्रिया का। अब इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट दी कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइन एंड C6H5COOH concentration in the buffer solution।
मतलब एसिड की कंसेंट्रेशन भी बताओ, H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन भी बताओ, ये इक्वल नहीं होगी, क्योंकि एसिड वीक एसिड है, कंप्लीटली आयनाइज थोड़ी ना होगा। सारा का सारा एसिड जो है वो आयनाइज होकर H पॉजिटिव आयन थोड़ी देगा, इसके कंसेंट्रेशन अलग अलग आएगी इक्विलिब्रियम पे। अगेन ही इज सेइंग यूज द एक्सप्रेशन फॉर द Ka ऑफ, अच्छा यहाँ पे अब देखो हेल्प कर रहा है आपको, कि K की एक्सप्रेशन यूज करो फॉर वीक एसिड टू कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट इन द बफर सॉल्यूशन। अब Ka की एक्सप्रेशन जब आप यूज करोगे तो आपको ये चीज रियलाइज करनी है कि H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन तो आप इसमें से X हो गई, लेकिन जो सॉल्ट का जो एनाइन है C6H5COO नेगेटिव आयन बेंजोएट आयन, उसकी कंसेंट्रेशन जो है वो X या H पॉजिटिव आयन के इक्वल नहीं होगी, तो इसकी वैल्यू आपकी अलग होगी। समझ आ रही है ये बात? और एसिड की जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन उससे डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन हम इनिशियल कंसेंट्रेशन ही रख रहे होते हैं इसमें। तो देखो सबसे पहले तो मैं इसमें क्या करूंगा, H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन निकालूंगा, और H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन मैं किस तरह से निकालूंगा? देखो H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन निकालने के लिए मैं सिंपल पीएच का फॉर्मूला भी तो यूज कर सकता हूँ। उसने मुझे पीएच और बफर दिया हुआ है ऊपर, देखो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था तो जो बफर का पीएच है वो कितना दिया हुआ है, 4.15। तो सिंपल पीएच का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, अब पीएच की जगह पे 4.15 रखो, माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। और लॉग को किस तरह से सॉल्व करते हैं, जब लॉग लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी चीज है ना, सबसे पहले तो लॉग के साथ जो माइनस है वो हटा दो, तो मैं माइनस 4.15 कर दूंगा, मतलब पूरी इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी चीज है उसको 10 की पावर में लेकर आ जाओ, तो 10 की पावर माइनस 4.15, तो राइट हैंड साइड पे यू जस्ट बी लेफ्ट विद कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। इस तरह से आप H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन निकालोगे सबसे पहले। ये आ रही है हमारे पास 7.079 एक्सपोनेंट -5। देखो जब मैं एसिड की कंसेंट्रेशन यूज करूंगा, जब मैं के की एक्सप्रेशन बनाऊंगा तो मुझे डिनोमिनेटर में एसिड की भी तो कंसेंट्रेशन रखनी है ना, ये कहाँ है, ये तो गिवन नहीं है। चलो H पॉजिटिव आयन की आ गई, X की जगह पे मैं H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन रख दूंगा। डिनोमिनेटर में एसिड की कंसेंट्रेशन नहीं पता, वो भी निकालनी है पहले। कंसेंट्रेशन अगर आप ऊपर डाटा देखो तो देखो एसिड जो हमने यूज किया है ना, उसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन उसने डायरेक्टली तो नहीं गिवन है, लेकिन उसने हमें एसिड का जो मास डिसॉल्व किया है पानी के अंदर वो दे दिया। तो कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, और किस वॉल्यूम में डिसॉल्व किया हुआ है, 1 डेसीमीटर क्यूब। फॉर्मूला पता है तो आप इसके मोल्स निकाल सकते हो मास ओवर एमआर करके, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करोगे तो कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड आ जाएगी। ये एसिड की इनिशियल कंसेंट्रेशन है। देखो जो एसिड का फॉर्मूला है वो है C6H5COOH। इसका जरा एमआर बताओ कितना आ रहा है जल्दी से। 122। इसके मोल्स कितने होंगे, मास ओवर एमआर, मास दिया हुआ है 1 ग्राम, एमआर दिया हुआ है 122। कंसेंट्रेशन कैसे निकालोगे, मोल्स ओवर वॉल्यूम, मोल्स आए 1/122, वॉल्यूम दिया हुआ है 1 डेसीमीटर क्यूब। एसिड की कंसेंट्रेशन क्या बन रही है, इट इज 8.196 एक्सपोनेंट -3। मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको 8.20 ले लेता हूँ।
एसिड की कंसेंट्रेशन हमने इस तरह से निकाली है। क्लियर है यहाँ तक बात? अगर कोई सवाल है तो पूछ लो। ये क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में बफर वाला ही पार्ट मुश्किल होता है। हुआ करो आए ना, और आएगा तो फिर बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट, हमें सॉल्ट की कंसेंट्रेशन निकालनी है, और उसके लिए उसने कह दिया है कि के की एक्सप्रेशन यूज करो। तो के की बफर की जब एक्सप्रेशन लगाओगे तो एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन तो आपको देखो, के की वैल्यू गिवन है आपके पास, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऊपर गिवन था 6.31 एक्सपोनेंट -5। 6.31 एक्सपोनेंट -5। सॉल्ट जो है उसकी कंसेंट्रेशन आपको निकालनी है। एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन आपने निकाल ली है 7.08 एक्सपोनेंट -5। अच्छा, ये कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम है, राइट? इक्विलिब्रियम पे जो एच पॉजिटिव आयन है उससे जो पीएच बन रहा था, आपने एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन वहां से सीधी सीधी निकाली है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे हमारे पास जो पीएच बन रहा था उसमें जो उस वक्त जो एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन थी, आपने पीएच के फॉर्मूले से निकाल ली है। अच्छा, अब एसिड की जो कंसेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम है, वो तो आयनाइज होने के बाद कम हो जाएगी ना। लेकिन हमने बेटा ये चीज प्री डिसाइडेड की हुई है कि हम इंस्टेड ऑफ टेकिंग कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड एट इक्विलिब्रियम, हम एसिड की इनिशियल कंसेंट्रेशन यूज करेंगे। ये हम गलत यूज कर रहे हैं, लेकिन हमने ये चीज फिक्स की हुई है कि हम लोग एसिड की इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह इनिशियल कंसेंट्रेशन यूज कर लेंगे। क्योंकि जो पार्ट आयोनाइज होता है एसिड का वो इतना कम होता है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एसिड की इनिशियल कंसेंट्रेशन रखते हैं, जो कि आपने अभी ये नीचे निकाली है उसका मास यूज करके, और ये वैल्यू है 8.196 एक्सपोनेंट -3। यहां से आप सॉल्ट की कंसेंट्रेशन निकालोगे। ठीक है भाई, कितना आ रहा है? निकाल भी रहे हो साथ? ये आ रही है 7.31 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, ये जो ऊपर हमने सारा काम किया हुआ है ना, ये रिकॉल करा हुआ है बस। जो हमारी जो मेथड है, जो हमें लिखना है, वो ये वाला काम आपने वर्किंग में लिखना है। उससे पहले कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइन, ये वाली चीज लिखोगे, और एसिड की कंसेंट्रेशन। नंबर 1, एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन निकाली है आपने। नंबर 2 पे आपने ये निकाला है एसिड की कंसेंट्रेशन, और नंबर 3 पे की एक्सप्रेशन यूज की है, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है और सबसे बाद में करना है काम। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। पार्ट डी। A 10 centimeter cube sample of a buffer solution is mixed with 10 centimeter cube of 1 mole per decimeter cube of potassium hydroxide. अल्कली डाला है बफर में। Both the solution are at 298 Kelvin. A reaction is allowed to occur without stirring. Two observations are recorded. The temperature after the reaction is complete is fractionally above 298 Kelvin. अब टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, फ्रैक्शनली मतलब स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, 298 केल्विन से थोड़ा सा ऊपर गया है। द पीएच आफ्टर द रिएक्शन इज ग्रेटर देन 13, मतलब बफर का जो पीएच है वो अपनी जगह पे नहीं रुक सका, वो 13 पे चला गया। एक्सप्लेन दीज टू ऑब्जर्वेशन। भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जब आपने बफर में अल्कली डाला है तो बफर उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है।
सेकंड पीएच क्यू 13 पे चला गया क्योंकि आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में डाल दिया होगा, एक्सेस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज एडिड। राइट, आगे बढ़े। पार्ट ई में इज सेइंग मैग्नीशियम बेंजोएट, नया सॉल्ट लिया है इसने बेंजोइक एसिड का, मैग्नीशियम बेंजोएट हैज अ सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ लेस देन 1 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट 298 केल्विन। देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब याद है किसी को? अगर मैं इस सॉल्ट को वाटर में डाल रहा हूँ और इसका केएसपी निकाल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन है या इनकम्प्लीटली सॉल्युबल है, तो रिवर्सिबल का साइन आएगा जब तो केएसपी बना है, रिवर्सिबल है तभी केएसपी बना है। तो 1 मोल ऑफ सॉल्ट में से 1 मोल ऑफ Mg2 पॉजिटिव आइन मिलेगा हमें और 2 मोल ऑफ बेंजोएट आइन मिलेगा। देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम बेंजोएट क्या होगी, सिर्फ सॉल्ट का वो वाला पार्ट जो आयनाइज हो रहा है, राइट। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है सिर्फ दैट पार्ट ऑफ सॉल्ट दैट हैज बीन आयोनाइज्ड। इनिशियल रिएक्टेंट, इनिशियल आप जो इनसॉल्युबल पार्ट है उसका, उसकी तो कंसंट्रेशन होगी नहीं ना, सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन को ही कहते हैं, लेकिन सॉल्ट की सिर्फ वो वाली कंसंट्रेशन जो कि आयोनाइज हो रही है, बाकी जो सॉलिड फॉर्म में है उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, सॉल्युबिलिटी का मतलब सिर्फ दैट पार्ट ऑफ सॉल्ट दैट हैज बीन आयोनाइज्ड टू गिव Mg2 पॉजिटिव। अच्छा, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम बेंजोएट इन वाटर, गिव योर आंसर इन ग्राम पर डेसीमीटर। अब सॉल्युबिलिटी निकालने, सॉल्युबिलिटी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दैट हैज बीन आयोनाइज्ड, वो निकालना है आपने। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि सॉल्ट का जो x मोल पर डेसीमीटर क्यूब है वो अगर आयोनाइज होगा, जो पार्ट आयोनाइज हुआ है उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं, देखो ये याद रखना। तो हमारे पास Mg2 पॉजिटिव आइन का क्या बनेगा, 1:1 का रेशियो है ना सॉल्ट और Mg2 पॉजिटिव आइन में, तो उसका भी x मोल पर डेसीमीटर क्यूब बनेगा। लेकिन जो उसका नेगेटिव आइन है वो 1:2 का रेशियो है, तो ये हमारे पास 2x मोल पर डेसीमीटर क्यूब बनेगा। हमसे क्या निकालने के लिए कह रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम बेंजोएट, मतलब ये जो x की वैल्यू है ये हमें निकालनी है, ये है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। केएसपी की एक्सप्रेशन में हमारे पास मैग्नीशियम बेंजोएट तो डायरेक्टली कहीं नहीं दिखेगा, सिर्फ मैग्नीशियम आइन दिखेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी आयनाइज होने के बाद कितनी है, x है, और जो बेंजोएट आइन है उसकी सॉल्युबिलिटी 2x है। हमें बेसिकली x निकाल लेंगे तो वो मैग्नीशियम बेंजोएट की सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। Mg2 पॉजिटिव आइन की जगह हम रखेंगे x, और जो बेंजोएट आइन है उसकी जगह हम रखेंगे 2x, और उस पर पावर 2 भी आएगा। और KSP की वैल्यू गिवन है 1.76 एक्सपोनेंट -7। यहां से यू हैव टू सॉल्व फॉर x। ठीक है, ये हो जाएगा 4x क्यूब, और क्यूब रूट सॉल्व कर लोगे ना भाई, (1.76 एक्सपोनेंट -7/4। क्यूब रूट सॉल्व करने के लिए या तो क्यूब रूट लगा दो या उस पे राइट हैंड साइड पे जो भी चीज है उसको पावर 1/3 कर दो। क्या आ रहा है आंसर? जीरो पॉइंट नाइन फोर। लेकिन ये तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में आया है, इसने तो आंसर हमसे मांगा हुआ था ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। पहले तो ग्राम पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब में जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 3.53 एक्सपोनेंट -3 आ रहा है। इसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय mr। तो इस सॉल्ट का mr उसने निकाल के दिया हुआ है 266.3।
MR से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कंसेंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब से ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में बन जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे कह रहे हैं एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम बेंजोएट इज एडेड टू अ सैंपल ऑफ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मतलब इसी सॉल्ट में उसने एक और सॉल्ट मिक्स कर दिया है, उसमें से भी मैग्नीशियम आयन आ रहे हैं। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट वाली बात चल रही है हमारे पास। अब मैग्नीशियम सल्फेट एक सॉल्युबल सॉल्ट है, या आपने एएस में ग्रुप 2 का चैप्टर पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 मेटल सल्फेट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है और मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल। आवाज आ रही है सबको? देखो, अगर हमने इसमें मैग्नीशियम सल्फेट डाला है तो Mg2 पॉजिटिव आयन जो है वो कॉमन आयन है। जब Mg2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसकी पोजीशन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगी, राइट। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टेट वेदर द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम बेंजोएट इज हायर देन द सेम और लोअर देन योर आंसर इन वन। देखो, मैग्नीशियम बेंजोएट का मैं बार बार एक चीज आपको फोकस करवा रहा हूँ कि सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम बेंजोएट क्या है या उसकी कंसंट्रेशन क्या है, वो पार्ट जो डिसॉल्व हो रहा है। अगर मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे Mg2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारे पास अनआयोनाइज्ड सॉल्ट बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन कब बनेगी? जब वो डिसॉल्व होगा, पानी में आयोनाइज होगा। आयोनाइज होने से पहले उसकी कंसंट्रेशन नहीं है क्योंकि सॉल्युबल नहीं है वो, तभी तो रिवर्सिबल रिएक्शन बनाया है उसने। तो अगर आप Mg2 पॉजिटिव आयन बढ़ा दोगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगी, और जब लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगी तो इसका मतलब है कि अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे और आयोनाइज्ड कम होंगे। तो जो हमारे पास कंसंट्रेशन हमने निकाली है मैग्नीशियम बेंजोएट की, जो सॉल्युबिलिटी निकाली है जो डिसॉल्व होने के बाद बन रही है, वो कम हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन इज लोअर देन द कंसंट्रेशन इन वन। और एक्सप्लेनेशन क्या है? इट इज ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। कौन सा आयन कॉमन है? Mg2 पॉजिटिव आयन। देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों किया है? देखो, जब मैग्नीशियम सल्फेट डालेंगे वो तो कम्प्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट है, वो तो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, तो वो बहुत ज्यादा Mg2 पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में हो जाएगा। जो हमारे पास मैग्नीशियम बेंजोएट का वो है ना आयोनाइजेशन, वो रिवर्सिबल है। उसकी पोजीशन लेफ्ट या राइट पे जा सकती है। अब अगर मैं Mg2 पॉजिटिव आयन ज्यादा कर रहा हूँ सोल्यूशन के अंदर, तो Mg2 पॉजिटिव आयन रिवर्सिबल रिएक्शन में राइट हैंड साइड पर है। जब राइट हैंड साइड पर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होता है? लेफ्ट हैंड साइड पे। लीकेज से याद है ना? अगर आप कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट बढ़ा साइड पे जाने का क्या मतलब है कि जो मैग्नीशियम अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है तो वो रिजॉल्व नहीं हुआ होगा, तो उसकी कंसंट्रेशन नहीं होगी। अगर ज्यादा अनआयोनाइज्ड
मॉलिक्यूल्स होंगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी ना उसकी। देखो एक चीज तो ये आप रियलाइज करो कि कंसंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम बेंजोएट एक्चुअली है क्या। मैग्नीशियम बेंजोएट अगर मैंने फॉर एग्जांपल इनिशियली एक अपनी नंबर ले रहा हूँ 5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब डाला है मैंने, या उसका 5 ग्राम डाला है, लेट्स से वो डिसॉल्व नहीं हुआ, मैंने जो भी वैल्यू डाली है ना उसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो 5 ग्राम है, उसमें से जो पार्ट सिर्फ डिसॉल्व हो रहा है उसकी कंसेंट्रेशन लेंगे। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने इनिशियली जो भी डाला है मैग्नीशियम सल्फेट वो सारा का सारा आयोनाइज नहीं होगा, उसमें से सिर्फ लेट से हमारे पास 0.25 मोल पर, लेट से मैं वैल्यू अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, 0.25 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आयोनाइज हो रहा है, तो 0.25 मोल पर डेसीमीटर क्यूब उसकी सॉल्युबिलिटी है। और जब 0.25 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आयोनाइज होगा तो Mg2 पॉजिटिव आयन भी उसी में से बनेगा और बेंजोएट आयन भी उसी में से बनेगा, राइट। अब अगर हमारे पास मैग्नीशियम बेंजोएट का पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आऊंगा तो वो तो मुश्किल से आयनाइज होगा ना। अगर मैं Mg2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा राइट हैंड साइड पे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर वो पहले 0.25 मोलर आयनाइज हो रहा था तो अब उससे कम आयनाइज होगा, और अगर उससे कम आयनाइज हो रहा है तो उसकी जो कंसंट्रेशन या उसकी जो सॉल्युबिलिटी है जो आयनाइज हो रही है वो कम हो जाएगी। ठीक है, समझ आई बात। अलिशबा, अरहम, एहसन। आगे बढ़े। क्वेश्चन 3, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है क्वेश्चन 3। ठीक है, पहले डाटा बुकलेट मिलती थी तो आपको ये सारी इक्वेशन जो है वो डाटा बुकलेट से देखनी होती थी। अब जो है वो डाटा बुकलेट नहीं होगी तो आपको इक्वेशन जो है वो यहीं पे क्वेश्चन में गिवन होंगी। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 में कह रहा है कंप्लीट द डायग्राम टू शो द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, लेबल योर डायग्राम, आइडेंटिफाई ऑल द सब्सटेंसेस, यू डू नॉट नीड टू स्टेट द स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो जल्दी से बना देना। आपको पता है इसमें आप एक प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड लेते हो, उस प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड के ऊपर आप एक ट्यूब लगाते हो जिसमें आप क्या करते हो, हाइड्रोजन गैस को बबल इन करवाते हो, H2 गैस एट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। अब उसने कहा स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि स्टैंडर्ड कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, तो आप सिर्फ प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड बना दो और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें H पॉजिटिव आइन होंगे। ठीक है, उनकी कंसेंट्रेशन 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है। कंडीशन लिखने से उसने यू डू नॉट नीड टू, लिखना चाहो लिख दो पर टाइम बचाना, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर कह रहा है जरूरत नहीं है लिखने की तो ना लिखो। ठीक है, 1 मार्क का है, जल्दी से बना के आगे बढ़ना है। ये हमारा शी बन गया। वाई सबके पास सिलेक्ट करिए। हम आई थिंक आपके पास सिलेक्ट कर दिए सिर्फ। एसन हो गया। और अब अच्छा, ये जो सॉल्ट पेपर है आपका ड्राइव पे मैंने ना एक फोल्डर बना दिया है। उस फोल्डर को अगर आप खोलोगे तो जो एयर वाइज जो है ना फोल्डर बना हुआ है आपका, तो उसमें एक तो क्वेश्चन पेपर डाला हुआ होगा, उसके साथ उसकी एमएस होगी। एक फोल्डर में इसी पेपर का ये जो सॉल्व हम लिख रहे हैं ये मैं डाल दूंगा, और एक फोल्डर में इसका रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। ठीक है, तो अगर कोई चीज मिस हो जाती है तो ये सब आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप, cell is set up using Fe3 and Fe2 positive ion electrode.
and a She standard hydrogen electrode. Identify the positive electrode in the electrochemical cell and direction of the electron flow. देखो जिस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर पॉजिटिव होता है वो रिड्यूस्ड होता है, जिसका लेस पॉजिटिव होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है ऑफ कोर्स। तो अब आप Fe3 और Fe2 पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लो। शी का तो हमें पता ही याद ही होता है, शी का हमारे पास जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0.00 वोल्ट होता है। Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव आयन का हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0.77 है, प्लस 0.77। ठीक है, जो कि मोर पॉजिटिव है। तो जो मोर पॉजिटिव है वो हाफ सेल रिड्यूस्ड होगा मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जो लेस पॉजिटिव है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। अब जब जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो शी से निकल के कहाँ पे जाएंगे। अगर मैं एक साइड पे शी बना रहा हूँ और दूसरी साइड पे Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव आयन का हाफ सेल है, तो इलेक्ट्रॉन ने जो है वो फ्लो होना है उस वाले हाफ सेल से जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, मतलब जो लेस पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके आ, निकलेंगे ऑक्सीडाइज्ड वाले हाफ सेल से, और जो रिड्यूस हो रहा है वहां पे जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा वो कौन सा होगा, वो आयरन का होगा इस केस में, आयरन हाफ सेल वाला। ठीक है, जो Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव वाला है हमारे पास। और इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा लेस पॉजिटिव होता है वहां से निकलते हैं ना, क्योंकि वो लेस पॉजिटिव वाला ऑक्सीडाइज्ड होता है, और जो ऑक्सीडाइज्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन लूज होता है। मतलब जो शी की इक्वेशन है वो अपोजिट जाएगी, मतलब शी की इक्वेशन ने जो है वो राइट टू लेफ्ट जाना है। तो शी जो होगा हमारा नेगेटिव होगा, और जो Fe3 और Fe2 पॉजिटिव आयन वाला हाफ सेल है वो पॉजिटिव होगा। राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे शी से, और जो हाफ सेल रिड्यूस्ड हो रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और रिड्यूस्ड वाला कौन सा होता है, जो मोर पॉजिटिव होता है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, याद आ गया आराम। अच्छा, एनोड और कैथोड को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं। एनोड हमारे पास वो होती है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, तो इस केस में हमारे पास एनोड जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, और जो कैथोड है वो पॉजिटिव। तो जो आप याद करते हो ना उसका, वो इलेक्ट्रोलिसिस में याद करते हैं हम लोग। जो लेवल में आपने इलेक्ट्रोलिसिस में याद किया हुआ होगा ना, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोलिसिस है। ये इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे हमारे हाइड्रोजन हाफ सेल से टुवर्ड्स आयरन हाफ सेल। ठीक है, और आयरन हाफ सेल पॉजिटिव होगा और शी जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले शी से। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है ना। राइट, आगे बढ़े। देखो, अगर जो चीजें आपको याद नहीं है, आपको रियलाइज ये चीजें अपने पास यही चीजें तो लिखनी है कि मुझे ये बाद में ये चीज रिवाइज करनी है इस चैप्टर में से, तभी तो फायदा होगा एलडी का। अच्छा जी, अब आगे वाला जो पार्ट है ना वो कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ना इक्वेशन देखने में आप लोग गड़बड़ करते हो। इसमें कह रहा है द वेनेडियम containing species in the electrode reactions given in table 3.1 are V, V2 positive, V3 positive, VO2 positive and VO2 plus 1. Identify one vanadium containing species that does not react with Fe2 positive ion under these standard conditions. Use the data from table 3.1 to explain your answer. ठीक है, अब ये वाले इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें देखो, सबसे जल्दी करने का तरीका क्या होता है कि आप पेंसिल लेके जहाँ पे वो टेबल है ना, अब इक्वेशन नीचे उतारने की जरूरत नहीं है, सारी उसी टेबल पे शुरू हो जाओ, और पेंसिल से करना, पेन से ना करना उस पे, क्योंकि एक से ज्यादा पार्ट्स बना देता है वो उसी टेबल से। तो अगर आप एक बार पेन से उस पे लिख दोगे ना, तो फिर बाद में आपको दोबारा दूसरी इक्वेशंस के लिए बहुत मुश्किल होती है उसको देखने में। ठीक है, तो ये काम हमेशा पहले पेंसिल से करना। अब उसने आपसे कहा है कि कोई भी ऐसा बता दो इक्वेशन वेनेडियम जिसमें हो, वेनेडियम रिलेटेड स्पीशी हो, मतलब जिसमें वी हो। अब वो वी इन द फॉर्म ऑफ वी हो, V2 पॉजिटिव हो, V3 पॉजिटिव हो, डजेंट मैटर, जो कि Fe2 पॉजिटिव आइन वाली इक्वेशन से रिएक्ट ना करे। अब जरा टेबल पे आ जाते हैं।
अब Fe2 पॉजिटिव आइन वाली हमारे पास दो इक्वेशन है। एक हमारे पास ये वाली इक्वेशन है। अब इसको मैं टिक कर रहा हूँ। अब पहली वाली इक्वेशन में Fe2 पॉजिटिव आइन लेफ्ट हैंड साइड पर है। अब देखो मुझे कोई भी वेनेडियम स्पीशीज चाहिए ना, अगर मैं वेनेडियम सारी इक्वेशन थी जिस उसमें सब वेनेडियम इंक्लूडेड है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को और ये वाली Fe2 पॉजिटिव आइन वाली इक्वेशन को देखूं, तो इसमें क्या हमारे पास रिएक्शन पॉसिबल है? देखो अगर मैं इसमें वेनेडियम V2 पॉजिटिव आयन को कंसीडर करूं, तो क्या V2 पॉजिटिव आयन Fe2 पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट कर सकता है? भाई नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड पर है। V2 पॉजिटिव आयन भी लेफ्ट हैंड साइड पर है और Fe2 पॉजिटिव आयन भी लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि भाई V2 पॉजिटिव आयन रिएक्ट नहीं कर सकता Fe2 पॉजिटिव आयन के साथ। लेकिन ये चीज आप कंफर्म इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि Fe2 पॉजिटिव आयन एक और इक्वेशन में है, आपको उसको भी देखना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ एक इक्वेशन की बेसिस पे आंसर बता दिया तो वो गलत हो सकता है। तो अगर मैं जो दूसरी वाली इक्वेशन है Fe2 पॉजिटिव आयन की, उसको भी कंसिडर करूंगा, क्या उसके साथ तो रिएक्शन नहीं हो रहा? अब देखो उसमें पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसमें V2 पॉजिटिव आयन लेफ्ट हैंड साइड पर है, वो इक्वेशन लेफ्ट टू राइट जा सकती है, रिड्यूस हो सकती है। और Fe2 पॉजिटिव आयन राइट हैंड साइड पर है। अगर तो ये रिएक्शन होना है, तो जो पहली वाली इक्वेशन है और ये जो Fe3 पॉजिटिव आयन की जो इक्वेशन है नीचे वाली, उसको मैं तीसरी इक्वेशन ऐसी नाम दे रहा हूँ। अगर तो ये रिएक्शन होना है तो फर्स्ट इक्वेशन है रिड्यूस्ड होना है और सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है ऑक्सीडाइज्ड होना है। ठीक है, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है ना, वरना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं V2 पॉजिटिव आयन के लिए देख रहा हूँ, अभी वेनेडियम के लिए नहीं देख रहा हूँ। तो क्या इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस चीज को अलाउ करेंगे? मतलब इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है पहली इक्वेशन का, वो -1.20 है और Fe2 पॉजिटिव आयन का +0.77 है। मैं कह रहा हूँ कि नीचे वाली इक्वेशन ऑक्सीडाइज अगर हो जाएगी तो ये रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन क्या इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये अलाउ कर रहा है इस चीज को? इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या लेस पॉजिटिव है? जो लेस पॉजिटिव होती है वो ऑक्सीडाइज होती है। तो Fe2 पॉजिटिव आयन वाली इक्वेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करूं तो +0.77 है, विच इज मोर पॉजिटिव देन -1.20। अगर मैं कह रहा हूँ कि V2 पॉजिटिव आयन और Fe2 पॉजिटिव आयन का रिएक्शन देख रहा हूँ मैं, तो Fe2 पॉजिटिव आयन की जो पहली वाली इक्वेशन है उससे तो पॉसिबल ही नहीं है ना। और उससे पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड पर है और दोनों के दोनों रिड्यूस नहीं हो सकते। और Fe2 पॉजिटिव आयन जो दूसरी इक्वेशन में, अगर मैं उससे कंपेयर करूंगी, मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देके डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव आयन राइट साइड पर तो है, उसने ऑक्सीडाइज होना है रिएक्ट होने के लिए, लेकिन उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मोर पॉजिटिव है वेनेडियम की पहली इक्वेशन से। समझ आई है ये बात? गाइस, अब क्या मैं वेनेडियम की और भी स्पीशीज देखूं? क्या मैं वी को अलग से देखूं? फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास वेनेडियम भी है ना, वी, क्या उसको भी देखें? फिर सेकंड इक्वेशन में V3 पॉजिटिव और V2 पॉजिटिव है। फिर थर्ड इक्वेशन में भी वेनेडियम है, फोर्थ इक्वेशन में भी वेनेडियम है। भाई आपको आंसर मिल गया ना, आप वो आंसर लिख दो। इसके मल्टीपल आंसर्स हैं, तो आप सारे नहीं देखोगे, आपसे उसने सिर्फ कहा हुआ है कि आइडेंटिफाई वन, उसने बोल्ड किया हुआ है इस बात। अगर तुम सारे देखने ढूंढने बैठ गए तो आंसर मल्टीपल मिलेंगे, लेकिन आपका सारा टाइम जाया हो जाएगा। तो आपको पहले वाली इक्वेशन से आंसर मिल गया है, आप उसका आंसर लिखो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो हमारे लिए ये V2 पॉजिटिव आयन है। अदरवाइज इसके और अगर आगे देखोगे तो और भी वेनेडियम की स्पीशीज हैं जो कि रिएक्ट नहीं करेंगे Fe2 पॉजिटिव आयन के साथ। सही है। आगे कह रहा है आइडेंटिफाई ऑल दी वेनेडियम कंटेनिंग स्पीशीज दैट विल रिएक्ट विद Fe2 पॉजिटिव आयन। अब यहाँ पे इसने पूछ लिया, अब यहाँ पे जो है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, आप टेबल पे दोबारा आओ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने जो पहले वर्किंग करनी है वो पेंसिल से करनी है, ताकि आप मिटा सकें।
भाई आप पहले तो Fe2 पॉजिटिव आइन की पहली वाली इक्वेशन कंसीडर करो, इसको हम इक्वेशन ए कह रहे हैं। सारी इक्वेशन से जो वेनेडियम की है ना वो कंसीडर कर। अगर देखो, अगर मैं इक्वेशन ए कंसीडर कर रहा हूँ, देखो इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? हाँ, एक्सप्लेन करने के लिए आप उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लिख सकते हो। देखो आप ऐसे लिख दो, ई नॉट ऑफ Fe2 पॉजिटिव, और Fe2 पॉजिटिव कौन सी थी? Fe2 पॉजिटिव और Fe वाली देखी थी ना हमने। -0.4, E naught of Fe2 positive and Fe is negative 0.44, which is more positive than, अब इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख दोगे वो खुद समझ जाएगा, which is more positive than -1.20। तो खुद समझ जाएगा -1.20 आप कौन सी इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो पार्ट 2 है उसमें कह रहा है कि आप सारी वेनेडियम की वो स्पीशीज बताओ जो कि Fe2 पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। तो अगर मैं वेनेडियम की इक्वेशन 1 और Fe2 पॉजिटिव इक्वेशन 1 कंसीडर करूं, तो V2 पॉजिटिव आयन तो रिएक्ट नहीं कर सकता ना, क्योंकि V2 पॉजिटिव आयन और Fe2 पॉजिटिव आयन दोनों लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो V2 पॉजिटिव आयन को तो आप हटा दो, वो रिएक्ट नहीं करेगा। फिर बचा आपके पास वेनेडियम, राइट हैंड साइड पे वेनेडियम है। क्या इनका रिएक्शन, इन दो इक्वेशन 1 का और इक्वेशन ए का रिएक्शन पॉसिबल है? अगर रिएक्शन होना है तो इक्वेशन 1 ने वेनेडियम वाली ने ऑक्सीडाइज्ड होना है और Fe2 पॉजिटिव आयन वाली ने रिड्यूस्ड होना है। क्या इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस चीज को अलाउ कर रहे हैं? Fe2 पॉजिटिव आयन वाला मोर पॉजिटिव है और वेनेडियम वाला वी वाला लेस पॉजिटिव है, तो हाँ ये रिएक्शन हो सकता है। तो मतलब ये जो वी है वो Fe2 पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा। इसी तरह अब आप सेकंड इक्वेशन को अगर देखो, वेनेडियम वाली, पहले सेकंड इक्वेशन को, पहले सारी इक्वेशन इक्वेशन ए से कंसीडर कर लो, फिर Fe2 पॉजिटिव आयन की इक्वेशन बी हम बाद में देखेंगे ना। तो इसमें V3 पॉजिटिव आयन तो कर ही नहीं सकता, वो लेफ्ट हैंड साइड पर है। क्या V2 पॉजिटिव आयन कर सकता है? देखो V2 पॉजिटिव आयन अगर रिएक्ट करेगा तो वो राइट टू लेफ्ट जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो क्या उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस पॉजिटिव है? आपको ये देखना पड़ेगा। -0.44 मोर नेगेटिव है और -0.26 जो है वो आपका लेस नेगेटिव है। तो जो हमारे पास मोर पॉजिटिव होती है वो रिड्यूस्ड होती है, तो -0.26 बेसिकली मोर पॉजिटिव है। तो वो ऑक्सीडाइज तो नहीं हो सकता ना, वो तो रिड्यूस्ड होगा। तो V2 पॉजिटिव आयन भी रिएक्ट नहीं कर सकता। और V2 पॉजिटिव आयन आप ऑलरेडी ऊपर डिटरमिन कर चुके हो, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह वेनेडियम की जो इक्वेशन 3 है उसमें व्हाट अबाउट VO2 प्लस। देखो आप दोनों इक्वेशन, अगर एक इक्वेशन, अगर आप कहो कि मैं इक्वेशन बी को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, अगर एक इक्वेशन के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा है तो आपने दोनों को एक साथ कंसीडर करना है। अगर रिएक्शन हो रहा है तो दोनों के साथ होना चाहिए, अगर एक के साथ भी नहीं हो रहा है तो फिर मैं उसको कंसीडर करूंगा कि नहीं हो रहा है रिएक्शन। ठीक है, VO2 प्लस रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड पर है। Fe2 पॉजिटिव आयन भी इक्वेशन ए में लेफ्ट हैंड साइड पर है। V3 पॉजिटिव को आप ऑलरेडी देख चुके हो सेकंड इक्वेशन में, तो उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्टली इक्वेशन 4 पे आ जाओ। इक्वेशन 4 में VO2 प्लस 1 वो रिएक्ट नहीं कर सकता Fe2 पॉजिटिव आयन के साथ क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड पर है।
अगर मैं इक्वेशन ए को देखूं, लेकिन अगर मैं इक्वेशन बी को देखूंगा ना, तो उसमें देखो रिएक्शन हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव आइन जो है वो लेस पॉजिटिव है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस इक्वेशन जो कि मोर पॉजिटिव है, इसमें ये रिड्यूस हो जाएगा। तो VO2 पॉजिटिव आइन रिड्यूस्ड हो जाएगा और Fe2 पॉजिटिव आइन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो VO2+1 इसको मैं कंसिडर करूंगा कि ये Fe2 पॉजिटिव आइन के साथ रिएक्ट हो जाएगा। इसके अलावा वेनेडियम की और कोई स्पीशी नहीं है। देखो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसको अगर आप ऐसे क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाते हैं। बस थोड़ा सा काम होके ये क्वेश्चन करना। अगर पैनिक करोगे ना कि 1 मार्क के लिए हमारा टाइम जाया हो रहा है, तो आई रिकमेंड के इस क्वेश्चन को फॉर अ वाइल, इस पार्ट को आप छोड़ के आगे बढ़ जाना। ठीक है, पैनिक नहीं करना बस इसमें, क्योंकि आगे वाले पार्ट से इसका कोई लिंक नहीं होता है, ये हमेशा इसी तरह से आता है क्वेश्चन। इसको बाद में देखना जरा ध्यान से, आसान है, समझ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इक्वेशंस को ध्यान से देखना पड़ता है इसमें। आगे वाले पार्ट आसान है, इसमें कह रहा है राइट एन इक्वेशन फॉर वन ऑफ द पॉसिबल रिएक्शन आइडेंटिफाइड इन टू। आपने जो भी रिएक्शन आइडेंटिफाई किया है, जैसे वी वाला आपने रिएक्शन Fe2 पॉजिटिव आइन के साथ आपने बोला है कि रिएक्ट कर रहा है, तो उसके लिए जो हमने इक्वेशंस ली हुई थी, इक्वेशन 1 थी, और Fe2 पॉजिटिव आइन की जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन ए ली थी आपने। इन दोनों इक्वेशन को मिला के आपने एक इक्वेशन बनानी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो देखो इक्वल है, तो पहले आप जब इक्वेशन मर्ज करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करते हो, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, तो आपने जो वेनेडियम वाली इक्वेशन है वो राइट टू लेफ्ट जाएगी, और जो आयरन वाली इक्वेशन है वो लेफ्ट टू राइट जाएगी, तो उसको लेफ्ट टू राइट ही लिखा रहने दो। तो लेफ्ट हैंड साइड मिला के लिख देनी है आपने इक्वेशन की, और राइट हैंड साइड मिला के लिख देनी है। सही है। आगे बढ़े। तो इक्वेशन वाले पार्ट में अगर आप फॉर अ वाइल फंसते हो, तो टाइम किल मत करना, आगे वाले पार्ट सॉल्व कर लेना, बाद में टाइम बचता है तो उस पे लगा लेना। पैनिक नहीं करना उस इक्वेशन के चक्कर में, क्योंकि ये यूजुअली फंस जाते हो इसमें, या तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो इसकी। पार्ट सी में कह रहे हैं another electrochemical cell is set up using Fe3 and Fe2 positive ion electrode and an alkaline ClO negative and Cl negative ion electrode. The concentration of Fe3 positive ion is 1000 times greater than the concentration of Fe2 positive ion. मतलब हमारे पास एक इक्वेशन Fe3 पॉजिटिव आयन की चलेगी इसमें एक हाफ सेल में, जो कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2 पॉजिटिव आयन बनाएगा, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ होगा ऊपर। और एक इक्वेशन ClO नेगेटिव आयन की चलेगी, इसकी इक्वेशन भी दी हुई है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आपको दिया हुआ है, +0.89 है। और Fe3 और Fe2 पॉजिटिव आयन वाली +0.77 है। तब ये +0.89 है, और आपका ये +0.77 है। कह रहा है यूज नर्नेस्ट इक्वेशन टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फॉर Fe3 एंड Fe2 पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोड। अब नर्नेस्ट इक्वेशन हमने कब यूज की थी, जब हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन से डेविएट करके नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे आ जाते हैं, राइट। और नर्नेस्ट इक्वेशन आपको याद रखनी है, ये हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। ये होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस।
फिर ई नॉट एट स्टैंडर्ड कंडीशन प्लस 0.059 ओवर जेड, ठीक है। और साथ में फिर आपके पास लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्पीशी, जो ऑक्सीडाइज होने के बाद बनी होती है, डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्पीशी, जो रिड्यूस होने के बाद बनी होती है। ये एक वक्त में एक हाफ सेल के लिए इक्वेशन ऑपरेट करती है, कंप्लीट सेल के लिए ये इक्वेशन ऑपरेट नहीं करती है। ये हाफ सेल के लिए इक्वेशन है, ठीक है। एक आप गिब्स फ्री एनर्जी वाली इक्वेशन भी पढ़ोगे जो कंप्लीट सेल के लिए होती है, ये हाफ सेल के लिए होती है। यहाँ पे कौन से हाफ सेल के लिए इक्वेशन कह रहे हैं, Fe3 और Fe2 पॉजिटिव आइन, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.89 है। 0.89 ही है ना, लिखिए Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव, सॉरी इट्स नॉट 0.89, ये 0.77 है। दिस इज प्लस 0.77, तो ई नॉट है प्लस 0.77 प्लस 0.059। जेड की जगह पे आप वो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखते हो जो इक्वेशन में इन्वॉल्व है। जैसे Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव आइन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ना, तो जेड की जगह पे 1 आएगा। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज स्पीशी, ऑक्सीडाइज स्पीशी वो होती है जो ऑक्सीडाइज होने के बाद बनती है, मतलब जो Fe3 पॉजिटिव आइन है वो ऑक्सीडाइज होने के बाद बनेगा ना। या आप ऐसे याद कर लो, जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो ऑक्सीडाइज स्पीशी है। अगर आप इक्वेशन को रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिख रहे हो ना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहे हो, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो स्पीशी है वो ऑक्सीडाइज स्पीशी है। अब उसकी कंसेंट्रेशन उसने बताई हुई 1000 टाइम्स ग्रेटर देन द कंसेंट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव आइन। अब अगर Fe2 पॉजिटिव आइन की कंसेंट्रेशन में x लूंगा, तो Fe3 पॉजिटिव आइन की हम 1000 लेंगे, 1000x डिवाइडेड बाय रिड्यूस स्पीशी, वो होगी जो राइट हैंड साइड पे होती है। राइट हैंड साइड पे Fe2 पॉजिटिव आइन है, उसकी कंसेंट्रेशन x ले लेते हैं, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन निकालोगे। कितना आ रहा है, 0.947, ओके। प्लस, प्लस है ना मुनीब, वरीजा बेटा चेक कर, सही है। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स इन द सेल अंडर दीज कंडीशंस। अब हमारे पास जो दो इक्वेशंस हैं, Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव की, और जो क्लोरेट आयन की इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से वो कंप्लीट इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा है आपको। तो ये दोनों इक्वेशंस है हमारे पास, इनमें इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं है, तो मुझे Fe3 पॉजिटिव आयन वाली को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो जाएगा 2 Fe3 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। इसमें से जो मोर पॉजिटिव है वो क्लोरेट आयन वाली इक्वेशन है, मतलब लेफ्ट टू राइट जो होगी वो क्लोरेट आयन वाली होगी, और राइट टू लेफ्ट Fe2 पॉजिटिव आयन वाली जाएगी। मतलब Fe2 पॉजिटिव आयन वाली इक्वेशन ने राइट टू लेफ्ट जाना है, ऑक्सीडाइज्ड होना है, तो उसको मैं पलट के लिख देता हूँ। जो क्लोरेट आयन वाली इक्वेशन है वो लेफ्ट टू राइट जाएगी, तो उसको मैं लेफ्ट टू राइट ही लिखूंगा। इलेक्ट्रॉन्स मैंने इक्वल कर दिए हैं Fe2 पॉजिटिव आयन को मल्टीप्लाई बाय 2 करके। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, दोनों इक्वेशन के जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है वो मर्ज करके लिख दो साथ, 2 Fe2 पॉजिटिव आयन, ClO नेगेटिव एंड H2O, कहीं जा रहे हैं। ठीक है भाई, इसने यही मांगी हुई थी ना,
राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स इन द सेल अंडर दिस कंडीशन। जो सेल लिया हुआ है उसने वो Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव वाला लिया हुआ है। अगली क्लास कितने बजे है? 12:30 पे। कितने लोगों की क्लास है अभी आगे? और किस टाइम पे? एग्जैक्ट टाइम भी बताओ ना। अच्छा ये क्वेश्चन जरा कंप्लीट कर लें, ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन है आगे। और फ्री एनर्जी का फॉर्मूला भी है इसमें। माविन क्लास कितने बजे बेटा? 12:30 पे स्टार्ट होनी है। देखो फ्री एनर्जी का फॉर्मूला सिलेबस में ना 2022 के बाद ऐड हुआ है। मतलब ई नॉट और फ्री एनर्जी जो आप निकालते हो, फ्री एनर्जी अगर आप ई नॉट से निकालते हो तो स्टैंडर्ड के फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? -n इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। ये पूरे सेल का पोटेंशियल है और फैराडे कांस्टेंट। और n जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रेवल करेंगे फ्रॉम वन हाफ सेल टू द अदर हाफ सेल। सही है। तो अगर मैं Fe2 पॉजिटिव आइन और Fe वाली इक्वेशन देखूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, और क्लोरेट वाली में भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो n की जगह पे तो 2 आ जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल कैसे निकालोगे? ई नॉट ऑफ अ सेल निकालने के लिए आप क्या करोगे? जो मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसमें से माइनस जो लेस पॉजिटिव है उनका डिफरेंस ले लोगे। अब Fe2 पॉजिटिव और क्लोरेट वाली इक्वेशन जरा देख लो। एक है हमारे पास 0. -0.0, नहीं ये वाला नहीं है, ये -0.44 और 0.89। इसका जो ई नॉट निकलेगा वो निकलेगा मोर पॉजिटिव है +0.89 माइनस -0.44। कितना आ रहा है ई नॉट ऑफ ए सेल? +1.33। ई नॉट ऑफ अ सेल की जगह 1.33, और एफ इज फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको टेबल में भी मिल जाएगी नीचे, 9650 कूलम। ये जो फ्री एनर्जी आएगी ये जूल्स पर मोल में आती है। ठीक है, आंसर में किलो जूल्स पर मोल में मांगा हुआ है तो फाइनल आंसर को डिवाइड बाय 1000 जरूर कर देना। किलो जूल पर मोल में लिया हुआ है आंसर। कितना आ रहा है ये? 25669। तो ये 257 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि देखो ये न्यूली एडेड है सिलेबस में, तो इसमें देखो फ्री 3 मार्क्स है आपके पास, करना कुछ भी नहीं है। और ये अभी आएगा क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, इसको अभी कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा है इस कॉन्सेप्ट। अरे हम वो जूल्स पर मोल में है ना, फाइनल आंसर किलो जूल पर मोल में मांगा भाई। जो आंसर आता है ना इससे याद रखना, फ्री एनर्जी का वो जूल्स पर मोल में आता है। जैसे एंट्रोपी भी जूल्स पर मोल में आता है ना, तो फाइनल में वो किलो जूल पर मोल में आंसर मांग रहा है, इससे डिवाइड बाय 1000 किया है। 96500 है, सॉरी, यस, पर डे कॉन्स्टेंट। अच्छा देखो, अब हम दो काम ये कर सकते हैं, क्योंकि शुरू के पेपर है थोड़ा सा स्लो चलेंगे। तो अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें ये पेपर कंटिन्यू कर लें, या फिर आप मुझे टाइम बताओ
अगर आपके पास क्या कहते हैं, ट्यूसडे को और थर्सडे को या मंडे और वेंसडे को 5 to 6 अगर आप लोगों की कोई क्लास नहीं, मंडे वेंसडे 5:30 to 6:30 का टाइम बताओ, और ट्यूसडे 5 to 6 का टाइम बताओ अगर आप लोग उसमें फ्री हो। जल्दी बेटा, जल्दी बता दो। 6:30 के बाद होती है ना अफ्तारी, 6:30 पे हम एंड कर देंगे क्योंकि हमारे पास पूरा पेपर तो नहीं बचा है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो वेंसडे को है, तो वेंसडे को हम या तो वेंसडे को ही पेपर कंटिन्यू कर लेंगे, या फिर हम लोग वेंसडे को, ट्यूसडे को हम लोग, इस ट्यूसडे तो नहीं हो सकेगा लेकिन चलो एक काम करते हैं, इस वेंसडे को ही पेपर कंटिन्यू करते हैं रेगुलर टाइम में, और थर्सडे को जो है ना इवनिंग में क्लास रख के हम लोग अगर ये पेपर तो खत्म हो ही जाएगा वेंसडे को, थर्सडे को हम लोग नया पेपर स्टार्ट कर दें। बाकी जो रेगुलर हमारा सैटरडे पड़ेगा इनिशियली थोड़ा सा स्लो चलेगा। ठीक है, जब ये सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएंगे तो फिर 2-2 घंटे में हमारा पेपर हो जाएगा ये। ठीक है, बाकी जो अपना पेपर हुआ है मैं अपलोड करता हूँ। और सेकेंडली आगे आप एक काम ये भी कर सकते हो कि इस पेपर को खुद से सॉल्व करो, और जो चीज समझ नहीं आ रही है वाले क्वेश्चन सॉल्व करवा लो, वो काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जिन जिनको जो जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व कर लेंगे। ऑर्गेनिक तो आसान है। ठीक है, तो एक काम ये भी कर सकते हो। प्रैक्टिस तो तभी होगी ना जब खुद करने बैठोगे चीजों को। ठीक है। हाँ मुनीब, सऊदीया में 6-8, आप सऊदीया का टाइम बता रहे हो ना, तो पीएसटी बता रहे हो यहाँ पे। तो अगर मैं 5 to 6 पीएसटी कह रहा हूँ तो वो तो आपका आफ्टरनून का टाइम होगा ना, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो बेस्ट यही है कि यू शुड कंप्लीट द रिमेनिंग पेपर एज योर होमवर्क, एंड वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चन जिनमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यू शुड डू इट एज अ होमवर्क। ठीक है, बेस्ट तो यही है। चलो, तो हम चलो अपना रेगुलर सेशन जो वेंसडे का है ना 10:30 उसमें बैठते हैं, और फिर आप मुझे वो क्वेश्चंस बताना जो उसमें प्रॉब्लम है। अगर ये पेपर नहीं है आपके पास तो मैंने ड्राइव पे अपलोड कर दिया है, जो सॉल्व सोल्यूशन है और रिकॉर्डेड लेक्चर में अपलोड कर देता हूँ। अभी फिर आप लोग जा सकते हो, लेकिन इस पेपर को बाकी कंटिन्यू पूरा करो। अब वेंसडे को होगी 10:30 जो हमारा टाइम है ना जो स्केड्यूल में है। ओके, अल्लाह हाफिज।